तो क्या हाल चाल मेरे महारथियों। तो आज यार हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट नंबर 2 यानी फाइनल पार्ट लेंगे गाइस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमने पहला पार्ट कवर कर लिया है। आई होप आपने भी कर लिया हो, नहीं तो पहले उसको कर लो, नहीं तो इधर आने का कोई फायदा नहीं होगा। ग्रेट। तो यार पहले पार्ट में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सब कुछ कवर किया था। तो आज के यार फाइनल पार्ट में हम सब कुछ कवर कर लेंगे। सबसे पहले आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कवर करेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस इन सब के बारे में देखेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखेंगे बेसिकली। उसके बाद हम इको पोटेंशियल सरफेस को भी समझेंगे, फिर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को भी समझेंगे और लास्ट में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स या आप ये कह सकते हो गॉस लॉ के बारे में समझेंगे। क्लियर है बात। तो पहले ये बताओ यार कि पूरी एनर्जी में हो कि नहीं। तो गाइस सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो, पूरी एनर्जी अंदर इकट्ठी करो और शुरू हो जाओ। तो गाइस शुरू करते हैं अपना फाइनल पार्ट, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। पहले यार मैंने सोचा था कि कैपेसिटेंस भी इसी लेक्चर में ऐड कर दूं, कैपेसिटर को इसी लेक्चर में ऐड अप कर दूं। फिर मुझे लगा, फील हुआ कि नहीं यार, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ कैपेसिटर अचानक ही अगर साथ में ही करा दूंगा तो उतना फील नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक अलग माइंड सेटअप है, कैपेसिटर का एक अलग माइंड सेटअप है। तो मैंने इसलिए उसको कहा कि उसको एक अलग ही चैप्टर के तौर पे लेके चलेंगे। जैसे काफी बुक्स क्या करती हैं, कैपेसिटर को एक ही में मान के चलती हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ ही मान के चलती हैं, और काफी बुक अलग चैप्टर मानती हैं। जैसे आपकी सिंगेज की बुक एक ही में दोनों चैप्टर को कंबाइन करता है कि वो मानता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर ही कैपेसिटर को ले लेता है वो, और अपनी HC वर्मा सर की जो बुक है वो कैपेसिटर को अलग लेते हैं। तो हम वैसे ही करेंगे, कैपेसिटर को अलग लेके चलेंगे। क्लियर है बात। तो स्टार्ट करते हैं गाइस बिना किसी देरी के, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो यार, सबसे पहले क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। पहले सबसे पहले बात करें डेफिनेशन क्या होती है आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो उसकी बात करते हैं। तो देखो यार सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। देखो पोटेंशियल एट पॉइंट ए, मैंने पहली बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डोनेट करते हैं। आई होप इतना तो पता होगा, इतना मैं बेसिक पे नहीं जा रहा हूं, तो वैसे आपको पता भी होगा, वैसे जाऊंगा भी, लेकिन आपको इतना तो पता होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से लिखते हैं, ठीक है ना। तो V से डोनेट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए, उसको डिफाइन करना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अभी बताता हूं वर्क डन यूनिट पर चार्ज कैसे क्या फील है। देखो क्या है, जैसे मान लो एक रीजन है, मान लो जहां आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लो एक मैंने कोई भी ऐसा रीजन बना दिया जहां आपकी है, मैं आपके डॉटेड लाइंस आपको ये बता रहा हूं कि इधर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये रीजन है आपका, इधर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। ये डॉटेड लाइन आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है, बस कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रीजन है, कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। क्लियर है बात। तो अब क्या होगा, एक मान लो चार्ज है Q, तो एक Q चार्ज को इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर से लेके आना। जैसे मान लो एक पॉइंट है ए पॉइंट ए है ना, एक पॉइंट ए है। तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए की अगर बात करें कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, इसकी डेफिनेशन है, इसको एक्सप्लेन करने की बात करें कि इसका मतलब क्या होता है। फॉर्मूला तो चलो सही है कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाय चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज होता है। लेकिन इसका फील क्या है, उसको समझते हैं। देखो तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए की एक्सप्लेनेशन क्या है। तो फॉर्मूला तो चलो ठीक है, लेकिन ऐसे बात करें तो जैसे Q चार्ज है, तो Q चार्ज को इन्फिनिटी मतलब क्या, बहुत दूर से पॉइंट ए के पास लेके आना। मतलब इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लेके आने के लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ता है, ए पॉइंट कहां है अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, रीजन के अंदर मतलब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे जा रही है, चार्ज आपको ऐसे लेके आना है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आपको चार्ज लेके आना है। तो चार्ज को जब आप इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लेके आते हो अगेंस्ट ए इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक बात ध्यान देनी है कि जब आप चार्ज को लेके आ रहे हो तो कोई एक्सेलरेशन ना हो, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ही आप लेके आ रहे हो, एक
कांस्टेंट वेलोसिटी से ही लेके आ रहे हो, मतलब उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं कर रहे हो, ऐसे ही लेके आना है आपको। वही कहते हैं, उसको ही कहते हैं पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए। फिर से समझो अब क्या हुआ। देखो एक चार्ज है, चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लेके आना है, पहली बात एक क्लियर है। अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आना है। तो जब चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लेके आने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, जो वर्क डन करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझे बात को? फिर से एक बार छोटी सी, एक बार 30 सेकंड का टाइम और दो तो अच्छा फील आ जाएगा, क्योंकि मुझे लगा कि अभी 2 बार में भी पूरा क्लियर नहीं हुआ, तो 30 सेकंड और दो। एक बार फिर से देखो, एक चार्ज है आपका, चार्ज को आपको इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लेके आना है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, आपको उसके अगेंस्ट लेके आना है। तो इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक ले आने में, इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक ले आने में जो आपको वर्क डन करना पड़ता है, उसको चार्ज से डिवाइड कर दोगे जब, तो वही होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बस हाँ एक बात याद रखना कि जो आपको एक चार्ज लेके आना है, उसको कैसे लेके आना है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी है। वेलोसिटी को चेंज नहीं करना है कि ऐसे पहले हम 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ले आ रहे हैं, फिर 2 मीटर कर दी, फिर 3 मीटर पर सेकंड कर दी, ऐसे नहीं। कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके आना है, मतलब एक्सेलरेशन 0। क्लियर है बात कि इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक ले आने के लिए जो हमें वर्क डन करना होता है, उसको पर यूनिट चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए। क्लियर है बात? अच्छा एक चीज और भी आती है, चलो इधर ही वो भी बता देता हूं। एक आता है पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस। वो क्या होता है भैया? वो क्या होता है यार, जैसे बस इसमें देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इसमें हम अपना रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी मानते हैं कि हम इन्फिनिटी से चार्ज को लेके आ रहे हैं ए तक। क्लियर? बस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों पॉइंट डिफाइन होते हैं। मतलब एक पॉइंट ए है, मान लो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने के लिए जो वर्क डन करना होगा, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है कि एक चार्ज आपका क्यू है, एक चार्ज आपका क्यू है, उसको पॉइंट ए से बी तक लेके जाने के लिए जो आपको वर्क डन करना पड़ता है, पर यूनिट चार्ज जो आपको वर्क डन करना पड़ता है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब जब आपको दो डिफाइन पॉइंट हो, तब उसमें आपको उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और जब आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, तो उसमें जो आपका बी पॉइंट है, उसको इन्फिनिटी हम एज ए रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। क्लियर है बात? पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, दोनों पॉइंट ही डिफाइन होते हैं। और जब किसी एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, बस जैसे पोटेंशियल एट पॉइंट ए पूछा है, तो जब हम दूसरा पॉइंट जो दूसरा पॉइंट लेते हैं उसको मानते हैं इन्फिनिटी। और हम ये भी मानते हैं कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज 0। पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज 0। ठीक है ना? क्योंकि हम पूरा एग्जैक्ट पोटेंशियल नहीं बता सकते किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, हम हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो ए भी एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस ही है। क्या है? वी ए क्या है एक्चुअल में? वी ए माइनस वी इन्फिनिटी। लेकिन जो आपका वी इन्फिनिटी होता है उसको हम रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग 0 मानते हैं, तो इसको आप सिर्फ वी ए ही लिख सकते हो। ठीक है ना? वैसे हम जनरली पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालते हैं, किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकाल सकते, हम हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालते हैं। लेकिन हमने जो अपना रेफरेंस पॉइंट है वो इन्फिनिटी मान लिया, इस करके उधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो जाएगा, तो उस चीज को हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इधर 0 ही आएगा, तो इससे अच्छा लिखो ही ना। ठीक है ना? तो ये बात थी। चलो ये तो बात हो गई फील की। आई होप आपको फील मिल गया हो कि क्या हो रहा है। चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक ले आने के लिए अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको वर्क डन करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बस चार्ज को कैसे लेके आना है? कांस्टेंट वेलोसिटी से। कैसे? कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके आना है। चलो इतनी तो बात हो गई। ठीक है ना? वैसे ये सब चीजें आपके इतने ज्यादा काम की नहीं आती है एक्चुअल आपके जेईई नीट के एग्जाम में, लेकिन हर फील्ड के लिए जरूरी होना चाहिए।
ठीक है ना। आपके एक्चुअल एग्जाम में तो फॉर्मूले ही काम के आएंगे, खासकर जेई मेंस और नीट में। एडवांस में तो तब भी आएगा, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, इतनी बात हो गई। अब आगे बात करते हैं, अब सीधा हम आते हैं फॉर्मूलेस पे कि फॉर्मूलेस क्या है कि आपको अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है ना। पहली बात डेफिनेशन क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बता दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी बता दिया। पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा, जब दो डिफाइन पॉइंट हो कि ए पॉइंट भी हमें पता है, बी पॉइंट भी पता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब किसी एक पॉइंट पे बात करें तो हम जो दूसरा बी पॉइंट है उसको अपना हम मानते हैं इन्फिनिटी। दैट इज सिंपल, बहुत सिंपल, ठीक है ना। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग केसेस के लिए, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में बात की थी। तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वो बराबर होता है के क्यू बाय आर। के क्यू बाय आर, जैसे एक आपका मान लो पॉइंट चार्ज है ना, ये आपका पॉइंट चार्ज है क्यू, तो आपको किसी आर डिस्टेंस पे पूछना है कि इस पॉइंट पे बताओ इस चार्ज के कारण पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, के क्यू बाय आर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज क्यू एट ए डिस्टेंस आर इज ए के क्यू बाय आर, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो गाइस गर्मी बहुत हो रही है, ठीक है ना, फैन चला नहीं सकते, स्टूडियो में लाइट्स बहुत लगी है, इस करके हीटिंग इफेक्ट भी बहुत है। आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में हीटिंग इफेक्ट मैं कराऊंगा तो आपको पता लगेगा कितनी हीट महसूस हो रही है। तो लेकिन चलो मजा भी आ रहा है कि आपको लेक्चर मिलेगा फाइनली, ठीक है ना। आप में से काफी बच्चे अगर एक क्वेश्चन जेई नीट में कराएंगे तो ये मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, ठीक है। तो चलो यार चलते हैं, पहले बात हमने कर ली पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस के जो क्वेश्चन आते हैं ना रिलेटिवली इजी हो जाते हैं। क्यों इजी हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें आपको वेक्टर्स के लॉ लगाने पड़ते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसमें आपको सीधा ही जैसे आप करते हो 2 + 2 4, 2 + 2 होता है 4, तो आप वैसे कर दोगे, ठीक है ना। इसमें तो सिंपली, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें सिंपल कैलकुलेशन होती है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उधर आपको दे दिया कि 2i + 2j, ठीक है, 2i और 2j का कॉम्बिनेशन। तो इसका जब आप मैग्नीट्यूड आपको निकालना होगा तो आपको वेक्टर्स के लॉ को फॉलो करना होगा कि 2² + 2², ऐसे उधर आपको वेक्टर्स के लॉ को फॉलो करना होता है, डायरेक्शन वगैरह भी देखनी होती है। तो उधर एक कैलकुलेशन जो हम नॉर्मली नहीं करते हैं वो लगती है, ठीक है। वैसे आपको वेक्टर्स तो सिंपल ही है, लेकिन आपको बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में याद रखना कि आपको वेक्टर्स लॉ को यूज करना है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में तो सिंपल है, जैसे आप 2 + 2 करते हो वैसे ही आपको करना है, ठीक है ना। तो चलो अब आगे बात करते हैं। आगे मैंने ये बात इसलिए बोली क्योंकि जो मैं आपको आगे वाली चीज कराने जा रहा हूं वो इसी के बेस पे है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, एक आपको सिस्टम ऑफ चार्जेस दे दिया है, जैसे Q1 Q2 Q3, ऐसे आपको एक सिस्टम ऑफ चार्जेस दे दिया है। आपको पहले भी मैं दिखा चुका हूं, जैसे आपको Q1 Q2 Q3 ऐसे बहुत से चार्जेस, और मान लो Q4 भी दिया होता, लेकिन मैंने 3 तक ही लिखा है। तो आपको सिस्टम ऑफ चार्जेस दे दिया हो और उस पूरे सिस्टम के कारण आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछे किसी पॉइंट पे, ठीक है। तो क्या होगा, वो बस क्या होगा, पहले हमने Q1 चार्ज करके पोटेंशियल निकाल लिया, फिर Q2 चार्ज करके निकाल लिया, फिर Q3, जितने भी चार्ज है उनके करके निकाल लो और उनको सिंपली ऐड कर दो। क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो बस सिंपली हम ऐड कर सकते हैं, वेक्टर्स लॉ लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है। तो बस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1 निकाला, ड्यू टू 2 निकाला, ड्यू टू 3 निकाला, और भी है तो 4 5 ऐसे आप करते जाना और उनका सिंपली आप एड अप कर देना, तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज मिल जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है ना। तो ये छोटी सी एक चीज और होगी, चलो इसको अभी रहने दो, ठीक है ना। तो उसके बाद हम बात करें, ठीक है, इधर तक क्लियर। अभी तो बहुत छोटी सी बात हुई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में। अब आते हैं मेन चीजों पे, जो आपके मैसिव बॉडीज हैं उसके ऊपर आते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। आई होप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के इसके फॉर्मूले याद हो गए हैं। ये जब आपका लेक्चर मैं खत्म कर दूं उसके बाद वापस से एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले रिवाइज करना, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना,
ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर, चाहे चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर हो या शेल हो, उसका हमेशा फॉर्मूला सेम रहता है। आपको मैं पिछले लेक्चर में ही बता चुका हूं। शेल चाहिए आपका कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, उसका फॉर्मूला हमेशा कंडक्टिंग स्पेयर वाला ही रहता है। चाहिए आपको शेल आपका जो है, शेल आपका चाहे नॉन कंडक्टिंग लिखा हो चाहे कंडक्टिंग लिखा हो, क्योंकि शेल तो हमेशा अंदर से खाली ही होता है, तो उसके अंदर चार्ज हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसलिए शेल किसी भी टाइप का हो, उसका फॉर्मूला हमेशा कंडक्टिंग स्पेयर के जो फॉर्मूले हैं उसी के तरह होते हैं, ठीक है ना। तो बाय द वे बात करते हैं चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर के कारण जो पोटेंशियल है। तो एक आपका स्पेयर मैं लिया है, ठीक है ना, कंडक्टिंग स्पेयर है, तो इनसाइड में कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता। कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर, कंडक्टिंग मटेरियल के इनसाइड चार्ज जीरो होता है, जो कि हम यूज भी करते हैं। एक बहुत ही प्यारा फिनोमिना है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होता है, थोड़ा एडवांस के टाइम में आती हैं वो चीजें, आपको एडवांस के टाइम में कराऊंगा एक कंसेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, जिसमें एक कंसेप्ट यूज होता है, लेकिन अभी जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका ये आपका क्या है, कंडक्टिंग स्पेयर है। तो कंडक्टिंग स्पेयर में हम फिर से वही चीज करेंगे जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में 3 पॉइंट लिए थे, एक इनसाइड, एक ऑन द सरफेस, एक आउटसाइड। तो पोटेंशियल इनसाइड क्या होगा, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय कैपिटल आर। अच्छा देखो, मैं वैसे आपको नीचे बताऊंगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन बताऊंगा कि आपको कंफ्यूजन ना हो। कभी कभी क्या कंफ्यूजन होती है, जैसे मैं आपको जब यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में बताऊंगा, इधर एक कंडक्टिंग है, इधर नॉन कंडक्टिंग है, तो इस केस में आपकी इलेक्ट्रिक मतलब जो आपका पोटेंशियल का एक फॉर्मूला है, और इधर पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है, देखो पोटेंशियल इनसाइड जो है आपका कांस्टेंट रहता है। ये चीज हमें ए बता रही है, क्योंकि देखो के तो कांस्टेंट ही होता है। के क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। क्यू क्या है, चार्ज भी किसी पर्टिकुलर बॉडी के लिए कांस्टेंट होता है। आर भी आपका आर रेडियस ऑफ स्पेयर है, जो कि कांस्टेंट ही रहेगा। तो पोटेंशियल इनसाइड क्या है, कांस्टेंट रहेगा। कि मतलब चाहिए आपका इनसाइड पॉइंट ए हो, चाहिए आप पॉइंट ए ले लो, चाहिए ए ले लो, हर जगह पोटेंशियल सेम होगा। मतलब इक्वो पोटेंशियल सरफेस की तरह काम करता है। किस तरह, इक्वो पोटेंशियल सरफेस की तरह। इक्वो पोटेंशियल सरफेस मतलब जहां हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो, ठीक है ना। तो आपका इनसाइड जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है। इस चीज के बारे में ध्यान देना, ये मैं आपको रिलेशन बताऊंगा एक, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है हमें कि कंडक्टिंग स्पेयर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट था कि नॉन कंडक्टिंग के अंदर। तो इसके कंफ्यूजन भी दूर हो जाती है कभी बाई चांस अगर आपको याद ना रहे। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में मैं एक रिलेशन कराऊंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक रिलेशन कराऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के होता है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के होता है, ठीक है ना। और आपको मैंने बताया है कि चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। आपने किया हुआ है ना प्रीवियस लेक्चर में, चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर में इनसाइड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। प्रीवियस लेक्चर के नोट्स देख लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इन अ चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर इज जीरो। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल के साथ रिलेशन आपको पता लग जाएगा। कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो आप पोटेंशियल के बारे में बता सकते हो, पोटेंशियल के बारे में पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता सकते हो। तो आपकी जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो मतलब आपका चेंज इन पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, मतलब आपका डेल्टा वी जीरो हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी जीरो हो जाएगा। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, चेंज। नीट वाले बच्चों को अगर ना पता हो तो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, चेंज। तो आपकी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए तो आपका डेल्टा वी क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब चेंज इन पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। चेंज इन पोटेंशियल जीरो मतलब कि पोटेंशियल आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऐसे आप गैस भी मार सकते हो कि आपको इतना तो पता हो, इतना तो आपको पता है, इतना तो हमेशा ही याद रह जाता है यार कि चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर के अंदर कोई चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। बस कंफ्यूजन इसमें होती है कि पोटेंशियल क्या होता है। तो पोटेंशियल जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है तो पोटेंशियल आपका कांस्टेंट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, पोटेंशियल आपका कांस्टेंट। क्लियर है बात। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि आपका जो पोटेंशियल है कांस्टेंट होता है, इनसाइड जो आपका पोटेंशियल है वो कांस्टेंट होता है। इस करके आपका आया के क्यू बाय आर।
के भी कांस्टेंट है, आपका क्यू भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है। तो जाइए आपका पॉइंट ए वाला हो, जाइए पॉइंट ए हो आपका, जाइए ए हो, अंदर किसी भी पॉइंट पे आपका जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। तो चलो बहुत लंबी बात कर ली वैसे हमने। पोटेंशियल एट पॉइंट ए के क्यू बाय आर, क्योंकि स्टार्टिंग में समझाना जरूरी होता है, क्योंकि ये पॉइंट की आपको एप्लीकेशन इधर ही बताना जरूरी थी, ठीक है ना। नहीं तो कोई फायदा क्या, बस मैं आपको फॉर्मूला बता देता लेकिन आपको पता नहीं है कि इसको अप्लाई कहां करूं, इसलिए मैंने बता दिया उधर ही, ठीक है ना। अब पोटेंशियल एट पॉइंट बी की बात करें, मतलब ऑन द सरफेस पे, तो उसमें भी यही सेम फॉर्मूला रहेगा के क्यू बाय आर, क्योंकि उसके लिए स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी, सेंटर से इधर तक की होगी जो कि आर ही है, ठीक है ना, के क्यू बाय आर, ठीक है ना। मतलब पोटेंशियल एट मतलब इनसाइड और सरफेस तक का आपका फॉर्मूला सेम है। आउटसाइड की बात करें पोटेंशियल एट पॉइंट सी की, तो के क्यू बाय स्मॉल आर, के क्यू बाय स्मॉल आर, स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस है। कैपिटल आर क्या होता है, रेडियस, स्मॉल आर आपका क्या है, डिस्टेंस है। तो सेंटर से लेके पॉइंट सी तक का जो डिस्टेंस है वो आपका है स्मॉल आर, मतलब इधर से लेके इस पॉइंट से लेके इधर तक का जो आपका डिस्टेंस है उसको स्मॉल आर बोलते हैं। तो ये आपका है के क्यू बाय स्मॉल आर, है ना। इन दोनों में आर आर है और इसमें मतलब जो सरफेस पे है उसमें तो कैपिटल आर रहेगा ही, है ना, क्योंकि उसका सेंटर से तो सरफेस का डिस्टेंस कैपिटल आर ही होता है, तो ये तो हमेशा ही रहेगा। जैसे आप दूसरा केस भी ले लोगे, इस केस में भी यही रहेगा, क्योंकि उस स्मॉल आर मतलब सरफेस के केस में तो स्मॉल आर जो आपका है वो आर के बराबर ही होगा, क्योंकि स्मॉल आर का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम सेंटर। तो पॉइंट से सरफेस तक का डिस्टेंस ही क्या होता है, कैपिटल आर। तो स्मॉल आर बराबर हो जाता है कैपिटल आर के एट ए सरफेस पे, ठीक है ना। तो ये तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा, ठीक है। बस पोटेंशियल एट पॉइंट ए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंट कब होता है, जब हम नीचे वाली चीज भी कांस्टेंट कर दें। और नीचे वाली चीज कांस्टेंट कब होगी, नीचे वाली चीज हम कांस्टेंट वैल्यू कौन सी, देखो अगर आप स्मॉल आर रखते इधर, अगर आप इधर कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर रखते तो ये एक आपकी वेरिएबल फॉर्मूला हो जाता है कि पोटेंशियल आपका चेंज होता है आर के अकॉर्डिंग। लेकिन आपने कैपिटल आर रख दिया तो कैपिटल आर एक कांस्टेंट चीज है तो कभी चेंज नहीं होगी। तो इनसाइड आपका पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कभी कंफ्यूजन हो कि कंडक्टिंग में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है कि नॉन कंडक्टिंग में, तो इस रिलेशन को याद रख लेना कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो उधर पोटेंशियल कांस्टेंट। तो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी तो उसमें पोटेंशियल आपका कांस्टेंट, ठीक है ना। तो बाय द वे अब नेक्स्ट की बात करें, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है ना, आपका एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर क्या होता है, इनसाइड भी चार्ज होता है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो नहीं होती। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो नहीं है तो आपका पोटेंशियल भी कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है तो आपका पोटेंशियल भी चेंज होगा आर के अकॉर्डिंग। क्लियर है बात। तो आपको इतना पता है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती तो पोटेंशियल भी आपका चेंज होगा, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है। इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट वर्ड हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज वैरी कर रही हो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, है ना, उसको हम पोटेंशियल मतलब उसको हम ग्रेडियंट बोल देते हैं, ठीक है। तो इधर पोटेंशियल है तो इसको इस करके हम इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल देते हैं। क्लियर है बात, ठीक है ना। तो जैसे आप चार्ज ग्रेडियंट भी बोल सकते हो, जैसे आपको कभी चार्ज ग्रेडियंट पूछ ले तो डी क्यू बाय डी आर, तो ये आपका होता है चार्ज ग्रेडियंट। वैसे आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट ही आता है, चार्ज ग्रेडियंट सुना भी कम होगा आपने, ठीक है ना। कभी कभी इरोडो जैसी बुक्स में यूज हो जाता है। तो ग्रेडियंट का मतलब होता है चार्ज का वैरी होना, मतलब किसी भी चीज का वैरी होना विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। लेकिन आपका पोटेंशियल के बारे में ही हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में आपको पता है कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती, तो उधर कोई आपका जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट नहीं होगा, उसका कोई एक वेरिएबल फॉर्मूला होगा। तो ए फॉर्मूला जो है आपका इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि ये बच्चों को याद ही नहीं रहता। तो इसको आप याद रखना, पोटेंशियल एट पॉइंट ए। देखो मैंने इसको सिंपलीफाई फॉर्म में लिखा है, बुक्स में आप देखोगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में लिखा होता है, तो मैंने इसको सिंपलीफाई फॉर्म में भी लिखने की कोशिश की है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए क्या होगा, मतलब इनसाइड के क्यू बाय आर क्यूब, के क्यू बाय कैपिटल आर है, आपको दिख रहा है ना कौन सा कैपिटल आर है कौन सा स्मॉल आर है, ठीक है ना। आई होप इतना आप देख पा रहे हो।
के क्यू बाय कैपिटल मतलब के क्यू बाय आर क्यूब, ठीक है, ब्रैकेट में उसके बाद 1.5 मतलब 1.5 3/2 भी कह सकते हो आप, 1.5 आर स्क्वायर माइनस 0.5 स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखना, के क्यू बाय आर क्यूब ब्रैकेट में 1.5 आर स्क्वायर माइनस 0.5 स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर है बात, ठीक है ना। अब बात करें बी पे, सरफेस पे, तो उसका फॉर्मूला सेम ही रहेगा जैसे आपने पीछे देखा था, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, ठीक है ना। पोटेंशियल सी पे के क्यू बाय स्मॉल आर, है ना, स्मॉल आर मतलब डिस्टेंस, है ना। क्लियर है बात। तो ये दो तो सेम रहेंगे, बस इनसाइड के फॉर्मूले में वैरी कर रहा था जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इनसाइड वाले फॉर्मूले अलग अलग थे कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग के बीच में, है ना। बाकी दोनों फॉर्मूले तो सेम ही थे, उसमें भी आउटसाइड के लिए सेम ही फॉर्मूला था, चाहे कंडक्टिंग हो जाए नॉन कंडक्टिंग हो, बस इनसाइड के लिए फॉर्मूले वैरी कर जाते हैं। क्लियर है बात। तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में। अच्छा, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, इसी से एक चीज आ जाती है कि जो आपका जैसे सेंटर है आपका, है ना, ये सेंटर है, ये आपका चार्ज का सेंटर है, तो पोटेंशियल एट सेंटर जो होता है वो 1.5 पोटेंशियल एट सरफेस के बराबर होता है, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में, ठीक है। कि इधर जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है सेंटर पे और 1.5 गुना ज्यादा होता है, मतलब 1.5 टाइम होता है इसके पोटेंशियल एट पॉइंट बी के, ठीक है ना। तो आप देख भी सकते हो इस फॉर्मूले में पुट करके कैसे, कि आपको क्या करना है, सेंटर पे अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो कैसे निकालोगे, बस आर की वैल्यू क्या होगी, 0, स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्यों, स्मॉल आर क्या होता है, सेंटर से डिस्टेंस, तो जब पॉइंट ही आपका सेंटर है तो सेंटर का सेंटर से ही डिस्टेंस 0 ही होगा, तो आपका स्मॉल आर क्या होगा, 0। तो स्मॉल आर आपका जब 0 कर दोगे तो इधर से अपने आप ही आ जाएगा ए आर स्क्वायर से, मतलब ये तो 0, ये चीज 0 हो जाएगी, ये चीज 0 हो जाएगी और ये आर स्क्वायर से आर क्यूब कट जाएगा, तो आपका फाइनली यही आएगा कि 1.5 पोटेंशियल ऑफ वी बी। तो आपका ये फॉर्म इसी से आ जाएगा, बस आप सिंपली क्या कर लेना यार, आपको वैसे दिख भी रहा होगा क्योंकि मुझे तो दिख रहा है कि बस आप आर को अगर 0 कर दोगे, स्मॉल आर को 0 कर दोगे तो आपकी यही चीज आएगी, ठीक है ना। तो सिंपल सी चीज वही है, ठीक है। तो कभी कभी पूछ भी लेते हैं कि पोटेंशियल एट सेंटर कितने टाइम पोटेंशियल एट सरफेस के बराबर होता है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में, तो आप बोलोगे 1.5 टाइम्स। क्लियर है बात, ठीक है ना। उसके बाद बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग अलोंग इट्स एक्सिस। हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था, पिछली स्लाइड में एक बार चेक करना, जब मैंने आपको बताया था लेक्चर 1 में, मैंने आपको बताया था कि क्या फॉर्मूला था, के क्यू एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दी पावर 3/2, क्या था, 3/2। तो फॉर्मूला एक बार चेक करना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब उसकी मतलब रिंग का पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देख लिया, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी देख लो। तो उसका फॉर्मूला है के क्यू डिवाइड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपकी रिंग है, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि रिंग को हम ऐसे क्यों बनाते हैं, आई होप ये सब क्लियर हो, ठीक है ना। रिंग को हम ऐसे क्यों बनाते हैं, ऐसा सर्कल क्यों नहीं बनाया, ये सब क्लियर कर दिया था हमने, ठीक है ना। तो ये आपका x था, x सेंटर से लेके जो आपका पॉइंट है उसका डिस्टेंस, उसको हम x बोलते हैं। तो ये आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया ड्यू टू रिंग, ठीक है, ड्यू टू रिंग अलोंग इट्स एक्सिस। क्लियर है बात, ठीक है ना। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, उसके बाद डिस्क रह गई थी, ठीक है ना। डिस्क के लिए पोटेंशियल क्या है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के कारण आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। क्लियर है बात। तो ये फॉर्मूले यार आपको एज ए बस याद रखने हैं, और याद भी क्या रखने हैं, मुझे तो वैसे ही याद है, आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे अपने आप ही याद हो जाएंगे, ठीक है ना। क्लियर है बात। उसके बाद इतना तो आपका हो गया पोटेंशियल के बारे में चीजें, ठीक है, इतना हो गया आपके पोटेंशियल के जितने मैक्सिमम वेराइटी वाले फॉर्मूले थे, ठीक है ना। इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट थी जो मैं आपको लास्ट में बता रहा हूं। कभी कभी ये 2 स्पेशल पॉइंट पे, कभी ज्यादा एडवांस में तो कॉमनली आता रहता है, लेकिन जेई मेंस और नीट में इतना नहीं आता, लेकिन आ जाता है कभी कभी, ठीक है ना। लेकिन मेंस में भी कभी कभी आ जाता है, एडवांस में तो आता ही रहता है, ठीक है ना। तो बात करें पहली बात अर्थिंग की, कि अगर किसी चीज को हमने अर्थ कर दिया,
अर्थ कर दिया मतलब क्या, जैसे आपका ये शेल है, जैसे आपको मान लो 2 शेल दे दिए हैं, वैसे एक भी ले सकते हो आप, जैसे आपको मान लो 2 शेल दे दिए हैं, चलो एक ही ले लो, एक ले लो, ठीक है ना, एक शेल है आपके पास। अगर इस शेल को हम अर्थिंग कर दें, मतलब अर्थिंग का मतलब क्या, धरती से कनेक्ट कर दें, धरती से कनेक्ट कर दें, धरती से मतलब शेल लें, शेल की एक शेल के साथ वायर बांधे और वायर को धरती से कनेक्ट कर दें, तो आपका उसको बोलते हैं अर्थिंग, उसको बोलते हैं अर्थिंग, ठीक है ना। अगर हम किसी शेल को या किसी भी चीज को अर्थ कर दें, उसका मतलब क्या है, आपको क्वेश्चन के लिए क्या यूज करना है, अर्थिंग का मतलब आपके लिए जेईई और नीट के स्टूडेंट के लिए बस इतना आपको याद रखना है, अर्थिंग का मतलब पोटेंशियल जीरो, कि अगर जैसे आपका चार्ज, आपका कोई स्पेयर था, इसके कारण कोई चार्ज स्पेयर था, इसके कारण कोई पोटेंशियल होगा, ठीक है ना। लेकिन जब इसको आप अर्थ कर दोगे, इसको आपने अर्थ कर दिया, ये अर्थिंग का सिंबल होता है, तो जब इसको आप अर्थ कर दोगे तो इसका जो पोटेंशियल है वो ऑटोमेटिकली जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अर्थिंग का मतलब क्या, कि पोटेंशियल बिकम जीरो, ठीक है। जिस भी चीज को आप अर्थ करोगे उसका पोटेंशियल आपका जीरो हो जाएगा। क्लियर है बात। एक दूसरी चीज और, कनेक्टेड बाय वायर्स, कनेक्टेड बाय वायर्स, जैसे देखो कनेक्टेड बाय वायर्स का मतलब क्या, कि 2 चीजें हैं, मान लो एक आपका स्पेयर ए है, एक आपका स्पेयर मान लो ए है, एक स्पेयर आपका बी है, ठीक है ना, कुछ भी आप ले सकते हो। तो इन 2 स्पेयर को अगर हम किसी वायर से कनेक्ट कर दें, किसी तार से, जो आपके घर में तार होती है, वायर होती है, उससे हम इन दोनों को कनेक्ट कर दें, तो इसका क्या मतलब, आपको ऐसे आते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, कि when स्पेयर ए इज कनेक्टेड टू स्पेयर बी बाय वायर, तब उसमें आपको आगे फिर कोई क्वेश्चन, किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जब कनेक्ट कर दिया है बाय वायर, तो उधर से ही आपको इंडिकेशन मिल जानी चाहिए कि क्या, पोटेंशियल एट 1 बराबर हो जाएगा पोटेंशियल एट 2। मतलब जब 2 चीजों को किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो इन दोनों का पोटेंशियल आपस में इक्वल हो जाता है। पहले मान लो अभी डिस्कनेक्ट है, तो इसका पोटेंशियल कुछ और हो सकता है, इसका पोटेंशियल कुछ और हो सकता है। क्यों? क्योंकि मे बी इसमें चार्ज आपका इसमें चार्ज आपका Q हो, इसमें आपका 2Q हो, चार्ज का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा तो पोटेंशियल भी अलग अलग हो जाएगा। लेकिन जब आपने इनको कनेक्ट कर दिया तब आपका क्या होगा, इधर से कुछ चार्ज, देखो इधर चार्ज ज्यादा है तो इधर से कुछ चार्ज आपका इस वायर के थ्रू इधर आने लग जाएगा और ये चार्ज तब तक इधर आता रहेगा, इस शेल मतलब इस बॉडी से इधर इस बॉडी तक आपका चार्ज तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक ये आपका पोटेंशियल दोनों का बराबर ना हो जाए। और जब ये पोटेंशियल आपका दोनों का बराबर हो जाएगा, जब आपका पोटेंशियल दोनों का बराबर हो जाएगा तो चार्ज फ्लो करना बंद हो जाएगा। तो आपका क्या, इसीलिए हम बोलते हैं कि जब आपके 2 चीजें वायर से कनेक्ट होती हैं तो पोटेंशियल वो अपना इक्वल कर लेती हैं। कि पहले अगर Q चार्ज इस पे था, 2Q चार्ज इसमें था और ये आपस में डिस्कनेक्ट थे, तो इसका पोटेंशियल अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका मतलब ज्यादा होगा। अगर देखें, अगर सेम रेडियस के अगर हुए तो इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। लेकिन जब इनको हम किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें तो आपका क्या होने लगेगा, इस बॉडी से इस बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होने लग जाएगा जब तक इन दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। तो बस ये आपको याद रखना है कि कंडक्टिंग मतलब जब किसी 2 बॉडी को वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो उन 2 बॉडी के बीच में पोटेंशियल इक्वल हो जाता है। क्लियर है बात, ठीक है ना। तो आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन जेईई या नीट में दिखे जहां आपको 2 चीजों को वायर से कनेक्ट करा हुआ है तो उधर चुप करके बस पोटेंशियल दोनों बॉडी के पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाना, अप्लाई करना और उन दोनों बॉडी के पोटेंशियल को आपस में इक्वल कर देना, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है ना। बाकी आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे अपने आप ही आपको सब समझ आ जाएगा। बस अपने तरफ से एफर्ट्स लगा देना, हर एक पॉइंट बता रहा हूं जितना मैक्सिमम बता सकते हैं थ्योरी में, ठीक है ना। नहीं तो ये पॉइंट बताते ही नहीं है जनरली, ज्यादा अगर क्वेश्चन में ही बताते हैं और कुछ क्वेश्चन में भी नहीं बताते, ठीक है ना। तो ठीक है, आगे बात करना स्टार्ट करते हैं। अब आगे बात करते हैं तो देखो इसकी मैं थोड़ी आगे वो किया है कि आपको क्वेश्चन के वे में एक चीज मिल जाए। और सबसे पहले तो इसको देखो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो मैंने आपको बताया था पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ रिलेशन, तो इसको ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। नेगेटिव साइन है इधर, याद रखना
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है। ग्रेडियंट का मतलब क्या, ग्रेडियंट का मतलब क्या कि कोई चीज आर के अकॉर्डिंग वेरी कर रही हो, मतलब डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वेरी कर रही हो, तो हम उसका एक टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं ग्रेडियंट। तो इधर पोटेंशियल वेरी कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है। मतलब अगर आपको पोटेंशियल पता है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो आप पोटेंशियल निकाल सकते हो। क्लियर है बात, ठीक है ना। तो पोटेंशियल नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है। तो उसी से ये चीज मैंने अब लिखी है। देखो पहले पोटेंशियल डिफरेंस मैं आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, मतलब जो एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी से ज्यादा, मैंने आपको बताया था इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लेके आने के लिए जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है ना। तो इधर अब क्या है, जब दो पॉइंट डिफाइन पॉइंट है तो अब हमको कहां से कहां लेके जाना है, ए से बी, है ना, ए से बी हमें जाना है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइड बाय चार्ज, ये तो आपको पता है, स्टार्टिंग की ही डेफिनेशन थी, ठीक है। तो ये तो ठीक है कि पोटेंशियल डिफरेंस आपका वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर होता है। इसको ही आगे मैंने एक्सपेंड किया है क्योंकि ये क्या होता है, आपके जेई नीट में जो क्वेश्चन आते हैं ना, ए डेफिनेशन को भी और ए डेफिनेशन को दोनों को कंबाइन करके ही एक क्वेश्चन बन जाता है। आपका क्वेश्चन जो सिर्फ इससे नहीं सोल्व होता, मतलब उधर ए चीज भी लग जाती है, ए चीज भी लग जाती है एक ही क्वेश्चन में। तो इसलिए मैंने तीनों को एक साइड लिख दिया, एक साथ लिख दिया, क्योंकि मैं जेई के अकॉर्डिंग आपको स्कोर करने के लिए करा रहा हूं अभी। क्लियर है, जेई और नीट में, नीट कभी कभी नहीं बोलता हूं तो गुस्सा ना होना, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। तो देखो ये पहला फॉर्मूला तो आपका क्लियर था। अब इसको भी आपको याद रखना है, फॉर्मूला, ये जो आपका फॉर्मूला है इधर से ही आया है। कैसे आया है, देखो जब आपको पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल निकालना है तो आप डी आर को इधर ले जाओ, है ना, डी आर को आप इस साइड ले जाओ, इस साइड ले आओ, तो डी आर आपका इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ई डॉट डी आर आ जाएगा। तो जब आपको v निकालना है, मतलब इधर तो आपको डेल्टा v दिया हुआ है, पार्शियल डेरिवेटिव दिया है, और आपको जब v निकालना है तो आपको क्या करनी होगी, इंटीग्रेशन। तो इधर भी आप इंटीग्रेशन करोगे, इधर भी। देखो नीट वाले बच्चों के लिए कर देता हूं कभी कभी सोल्व, है ना, क्योंकि दिक्कत होती है बेचारों को, क्या करें, ठीक है ना। तो ये आपका जैसे डेल्टा वी है, ठीक है ना। तो अब आपकी ये चीज आ गई, ठीक है ना, नेगेटिव का साइन भी है। तो आपका जब इसको आप ऐसे करोगे, इंटीग्रेट करोगे, है ना, इंटीग्रेट करोगे, तो इधर आपका क्या आ जाएगा, इधर आपका आ जाएगा डेल्टा वी, इधर आपका आ जाएगा डेल्टा वी, ठीक है, इधर डेल्टा वी आ जाएगा। तो ये आपके इधर फॉर्मूला ये बन जाएगा, ये इधर आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा ये नेगेटिव साइन देखो, ये नेगेटिव साइन इधर नहीं है, इधर मैंने नेगेटिव साइन नहीं बनाया है। किस लिए नहीं बनाया, क्योंकि जो डेल्टा वी था आपका, ये डेल्टा वी क्या था, डेल्टा वी का मतलब क्या था, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए था आपका, ठीक है, डेल्टा वी आपका ये था। तो ये नेगेटिव साइन को मैं इधर ले आया, ये नेगेटिव साइन को मैं इधर ले आया। नेगेटिव साइन जब इधर से हटेगा और इधर जब आ जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। तो मैंने वी ए माइनस वी बी के अकॉर्डिंग लिखा है ना, कि आपको नेगेटिव साइन का झंझट ही ना हो, ठीक है। तो वी ए माइनस वी बी बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के, और बराबर होता है ए से बी इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर वैक्टर के। क्लियर है बात। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर है, एक सिंगल है जो बॉक्स में लिखा हुआ है, इस पे ही 5-6 आपके क्वेश्चन जेई नीट में आए हुए हैं। तो इस चीज को आप याद रखना। कभी कभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी होगी, आपको पोटेंशियल पूछा होगा, तो आप ये फॉर्मूला लगा के आसानी से निकाल सकते हो। क्लियर है बात, इधर तक क्लियर है, ठीक है। बाकी आप जब क्वेश्चन करोगे ना, पहली बार क्वेश्चन से डीमोटिवेट ना होना, क्वेश्चन में एक फाइटिंग स्किल रखना, क्योंकि मैथ और फिजिक्स में आपसे पहले अटेम्प्ट में कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे, तो उन क्वेश्चन को देख के डीमोटिवेट ना होना कि मेरे से हुआ नहीं। उनमें अपनी एक फाइटिंग स्किल रखना कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो मैं सीखूंगा, बस दैट्स ऑल। आज नहीं हुआ तो चलेगा, फाइनल एग्जाम वाले डे होना चाहिए, उसके लिए बस मैं आज सीख लूंगा, दैट्स ऑल। क्लियर है बात, ठीक है ना। उसके बाद एक छोटा सा फॉर्मूला और, v बराबर होता है माइनस ई डी के, ए इसी से आया है, कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है इसके, ठीक है। तो इसी से आया है, कब आया है, जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी तो ये आपका इंटीग्रेशन का साइन अपने आप ही हट जाएगा, है ना। मतलब जब आपका देखो, इधर से भी देख सकते हो यार आप, जैसे आपकी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी,
जैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ए है ना, ये आपका फॉर्मूला था। तो जब आप डी आर इधर लेके आए, मान लो आप डी आर इधर ले आए, ठीक है, तो अब इसकी आप इंटीग्रेशन करोगे तो इधर आपका डेल्टा वी आ जाएगा, ठीक है, और इसकी जब इंटीग्रेशन करोगे तो ई आपका कांस्टेंट है। तो ई आपका जब कांस्टेंट है तो जो कांस्टेंट वाली चीज होती है उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हैं। और इंटीग्रेशन ऑफ डी आर क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर क्या होता है, मतलब डी आर क्या है, छोटा सा डिस्टेंस और एक लेंथी डिस्टेंस। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, छोटी छोटी चीजों को इंटीग्रेट कर देना, इकट्ठा कर देना। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आर को ही मैंने लिखा है कैपिटल और स्मॉल डी लिखा हुआ है ना। तो नीट वाले बच्चे शायद सोच रहे हो क्या भैया क्यों बता रहे हो, सीधा याद कर लेते हैं हम। तो यार मेरे तरफ से तो मैं बता रहा हूँ, आपको चाहते हो तो आप याद भी कर लेना, ठीक है ना। तो जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तो V बराबर होता है आपका माइनस ई डी के, ठीक है ना, जो कि इसी फॉर्मूले से आया हुआ है। क्लियर है बात, ठीक है। तो अब आगे बात करें, इतना आई होप क्लियर हो, ठीक है ना। उसके बाद एक छोटी सी चीज और है यार, ये जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में करानी थी लेकिन अभी इधर बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। देखो ये चीज क्या है, फॉर कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सपोज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मान लो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन दिया है, एक्स स्क्वायर आई कैप वाई स्क्वायर जे कैप, मान लो कुछ भी दिया हुआ है, मैं ऐसे ही कुछ भी रैंडम ले रहा हूँ, जे के कैप। मान लो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है कि इट इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन ए रीजन, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है और आपसे पूछे कि बताओ क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव। बस आपको क्या करना है, एक आपको पता ना क्या होता है, आपको ए क्रॉस बी निकालना तो आता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट तो सोल्व करना आता है भाई साहब, इतना ना करना यार। ए क्रॉस बी सोल्व करना आता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, नीट जेई वाले बच्चों से तो मैं कर ही नहीं, कह ही नहीं सकता कि उनको नहीं आता हो, नीट वालों को भी आता होगा। वैसे मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना आता होगा, तो एक क्रॉस प्रोडक्ट ही है, क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई। क्रॉस प्रोडक्ट आप कैसे निकालते हो, बस फर्स्ट रो में क्या लिखते हो, आई कैप जे कैप के कैप। उसके बाद बस सेकंड रो में आपने क्या लिखा, मैंने क्या लिखा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, ठीक है, उसका ई एक्स ई वाई ई जेड। तो ये जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट है, ये जब अगर आपका इक्वल टू 0 आएगा तो ये मतलब वो करेगा, आपको इंडिकेट करेगा कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव नेचर की है। वो क्या है, कंजर्वेटिव नेचर की है। जैसे यार आपको पता है ना कि कैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, जैसे क्या यार कैसी बातें करते हो। देखो जैसे आपको मान लो एक वेक्टर दे दिया है, एक वेक्टर आपको दिया है 3i कैप 2j कैप, ठीक है ना, या आपको मान लो 1k कैप, ठीक है। और बी वेक्टर जिसको आता है क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, स्किप कर दो 1-2 मिनट, ठीक है ना। बी क्या है आपका, मान लो 2i कैप 3j कैप और k कैप 1k कैप, मतलब तो ये आपका। अब मैं आपसे कहूं कि ए क्रॉस बी क्या होता है, तो ए क्रॉस बी आप कैसे निकालते हो, आई कैप ऐसे आप लिखते हो, आई कैप जे कैप के कैप, ये निकालने का मेथड होता है ना। आपसे मैं पूछूं कि ए क्रॉस बी क्या होता है ना, ए क्रॉस बी बताओ क्या होता है। वैसे तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैं 10th क्लास के बच्चों को करा रहा हूं, लेकिन बता देता हूं, क्या पता कोई भूल गया हो, ठीक है ना। तो आप क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हो, आपने आई कैप जे कैप के कैप सबसे ऊपर रख दिया, उसके बाद बस पहले वेक्टर को लिखा आपने, पहले वेक्टर में आई कितना था, 3 था, ठीक है, उसके बाद 2 फिर 1, तो आपने ऐसे फिलिंग कर दी। उसके बाद बी वेक्टर क्या था, 2i था, तो आपका 2i था, ठीक है, 3 आपका ये था, 1 आपका ए था। तो ऐसे आप क्या निकालते हो अपना क्रॉस प्रोडक्ट। उसके बाद आप इसको कैसे सोल्व करते हो, जैसे आपको आई कैप निकालना है तो आप क्या करते हो, आई कैप निकालना है तो आई इधर से और इधर से, इस चीज को कैंसिल कर, इसको नहीं देखते, और आप क्या करते हो, इधर से इसको मल्टीप्लाई करते हो और इधर से इसको, समझ रहे हो ना। मतलब जब आपको आई कैप निकालना है, आई कैप, उसके बाद आप क्या करते हो, इसको इग्नोर करते हो, इसकी रो को और इसी की कॉलम को इग्नोर करते हो, और 2 इधर लिखते हो, 2 इधर -3, तो ये आपका आई कैप आ गया, ठीक है ना। और ऐसे फिर आप माइनस जे कैप, जे कैप में माइनस आता है, ठीक है ना, जे कैप वाले में माइनस आता है, तो जे कैप की कॉलम को, जे कैप के रो को कैंसल आउट करते हो, तो बचा क्या, ए वाली, ए 2 चीजें बची और ए 2 चीजें बची, तो 3 × 1 -2, 3 - 2 करते हो,
क्लियर है? ठीक है ना, बच्चों के जैसे बता रहा हूँ यार। जब आप जे कैप निकालते हो तो जे कैप में ए वाली रो कैंसिल करोगे, ए वाला कॉलम और ए वाली रो कैंसिल करोगे, तो आपके पास बचे क्या, ए 2 एंट्री और ए 2 एंट्री। तो ऐसे ऐसे पहले 3 इंटू 1 3 हो गया, उसके बाद 2 इंटू 1 2 हो गया, तो 3 माइनस 2 ऐसे आप माइनस करते हो। और फिर लास्ट में आपका के कैप आता है। ठीक है ना, के कैप आप कैसे लिखोगे, के कैप की वैल्यू क्या आएगी, तो के कैप के लिए एक कॉलम कैंसिल करोगे, ए रो कैंसिल करोगे, तो आपके पास ए 2 चीजें बची, ए 2 चीजें बची। तो 3 इंटू 3 9, ठीक है, 3 इंटू 3 9 माइनस 2 इंटू 2 4, तो 9 माइनस 4 आप इधर कर दोगे, तो 9 माइनस 4 आप इधर कर दोगे। तो आपका फाइनली जो वेक्टर आया, जो फाइनली आपके पास वेक्टर आया वो क्या आया, माइनस आई कैप माइनस जे कैप और आपका 5 के कैप। तो ये आपका फाइनली इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, इन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपका ओ आएगा। तो ऐसे ही आपको इसमें भी करना है, ऐसे ही आपको इसमें भी करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है ना, बाकी आप एक दो कोई आपने वो देखोगे, जब अपनी क्या नाम है प्रीवियस में जब क्वेश्चन देखोगे तो उधर भी अप्लाई करना एक बार सीख सकते हो। क्लियर है ना, समझ गए? तो वैसे तो बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ठीक है ना, तो इसको 1 मिनट इरेज कर दे, तो आप स्किप कर दो 10 सेकंड के लिए, आगे एडिट करने का टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो ठीक है, एक क्लियर है। जब आपको कंजर्वेटिव नेचर ऑफ फोर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछा हो तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। अच्छा, मैं आपको वर्क एनर्जी, जब मैं आपको वर्क एनर्जी वाला चैप्टर कराऊंगा, वर्क पावर एनर्जी, जब मैं आपको किसमें मैकेनिक्स में कराऊंगा, जब आपका चैप्टर वर्क पावर एनर्जी, तो उधर भी मैं आपको एक चीज कराऊंगा। आपसे उधर भी एक क्वेश्चन आता है कि फॉर कंजर्वेटिव नेचर ऑफ फोर्सेस, तो उधर भी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ फोर्सेस के लिए ही ऐसा आपको मेथड लगाना होता है। बस इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है EX EY EZ, उधर आपको क्या लिखना होगा, FX FY FZ, तो उससे आपका कंजर्वेटिव नेचर ऑफ फोर्स के बारे में पता लग जाता है। ठीक है ना, तो ये आपका जब यार बॉक्स क्रॉस प्रोडक्ट जो है आपका, ये जब 0 आ जाएगा तो आप समझ जाना कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव नेचर की है। क्लियर है? तो ये सारी स्लाइड थी यार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। अब थोड़ा इस साइड देख लेते हैं, ये जो छोटा सा बॉक्स आपका रह गया है ये थोड़ा डाइपोल के बारे में है, इधर जगह नहीं बची थी इस करके इधर लिखा था, तो अभी वो बाद में बताता हूं। क्लियर है? उसके बाद आता है यार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्जेस। अब थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा काम, अब कुछ ज्यादा रह नहीं गया है। ठीक है ना, अब सीधा फॉर्मूले बाई सी चीजें रह गई हैं। ठीक है ना, बस मेन काम इधर तक ही था। तो ठीक है, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक, शांत हो जाओ फिर से एक बार, एक स्लाइड हो गई है। आई नो थोड़ा कंटेंट थोड़ा ज्यादा दे रहा हूं कम टाइम में ही, लेकिन हमें जरूरत भी है यार, हमें जरूरत भी है। तो एक बार फिर से अपने मन को शांत करो, 30 सेकंड के लिए बैठो आराम से, अपनी आंखें बंद करो, उसके बाद सेकंड स्लाइड स्टार्ट करो। ठीक है ना, जल्दबाजी ना करना कि भैया का लेक्चर देखना है, जैसे मर्जी देख लें। क्वालिटी को हमेशा मेंटेन करके रखना, ऐसे नहीं कि हम बस देखते जा रहे हैं। देखते जाओगे यार, आज से 28 जून तक आपका सिलेबस भी मैं कंप्लीट कर दूंगा 12th वाला, लेकिन आप कुछ सीख के नहीं गए तो कोई मैटर नहीं करेगा। इसलिए मेरे लिए वो बच्चे ज्यादा बेटर रहेंगे जो अगर 1 घंटे का लेक्चर अगर 2 घंटे में कर रहे हैं, आराम आराम से कर रहे हैं, वो तब भी मेरे लिए ज्यादा बेटर रहेंगे एज कम्पेयर टू उनके जो 1 घंटे का लेक्चर 1 घंटे में ही कर रहे हैं, लेकिन बाद में उनको चीजें याद ही नहीं रह रही हैं। टाइम दो, टाइम एक दुगना लग रहा है तो दुगना दो, लेकिन पूरा सही तरह करना, क्वालिटी में टाइम देना, क्वांटिटी में नहीं। क्लियर है बात? ठीक है ना, अब बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्जेस, 2 चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको यार म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसको म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या, जब सिस्टम ऑफ चार्जेस हो, तो इधर मैंने अभी 2 सिस्टम ऑफ चार्जेस लिए हैं, 2 चार्ज का एक सिस्टम है, उसके कारण आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछा है। अच्छा, वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की मतलब फील क्या होता है, मतलब क्या होता है, जैसे मान लो, वैसे बताने की जरूरत तो नहीं है लेकिन तब भी देख लो। जैसे आपके पास मान लो 2 चार्ज है, Q1 है Q2, ठीक है, Q1 है आपका, एक Q2 है, तो इन 2 चार्जेस को आपस में इंटीग्रेट करने के लिए, आपस में इकट्ठा करने के लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ता है उसको ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए 2 चार्ज सिस्टम। क्लियर है? 2 चार्जेस हैं, किसी डिस्टेंस पे हैं,
इन दो चार्जेस को आपस में इकट्ठा करने के लिए, आपस में इंटीग्रेट करने के लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए टू चार्जेस, या ये भी कह सकते हो म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी। म्यूचुअल क्या होती है? आपस में, मतलब आपस में मतलब इन दोनों के आपस की जो म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी है। जब सिस्टम ऑफ चार्जेस हो तो उसमें म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस क्या होती है? आपको उसको हम यू से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं, यू फॉर अम्ब्रेला वाला, ठीक है ना। तो उसका फॉर्मूला क्या है? के Q1 Q2 बाय आर, के Q1 Q2 बाय आर, ठीक है ना। कूलम्स लॉ जैसा आपका के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है, बस इधर आपको आर स्क्वायर नहीं आर लिखना है। क्लियर है? ठीक है ना। अगर 3 चार्ज हो आपके पास, 3 सिस्टम के चार्ज हो, तो आप कैसे करोगे? जैसे आपके पास पहले 2 सिस्टम ऑफ चार्ज थे तो आपने तो लिख दिया, आपके पास 3 चार्ज हो अब, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, मतलब म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी, आपको म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम भी पूछ सकते हैं और ऐसे भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए 3 चार्ज सिस्टम। तो म्यूचुअल भी कहा हो तो समझ जाना कि उनकी आपस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो 3 चार्ज सिस्टम के लिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला आएगा? देखो क्या होगा, बस पहले आप क्या करोगे? के Q1 Q2 बाय R1, मतलब पहले आप इन दोनों के बीच में फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है ना। फिर एक बार इन दोनों के बीच में लगा दोगे, फिर एक बार इन दोनों के बीच में लगा दो, मतलब आपके पास 3 सिस्टम ही बनेंगे। पहली बात आप ये कर सकते हो कि Q1 की Q2 के साथ फॉर्मूला लगाएं, तो के Q1 Q2 डिवाइड बाय R12, मतलब Q1 का Q2 से डिस्टेंस, ठीक है ना। उसके बाद आपने लिखा के Q2 Q3 बाय R23, मतलब 2 और 3 के बीच में फॉर्मूला लगाया तो ये आ गया, प्लस ए इन दोनों के बीच में, है ना, ए Q1 और Q3 के बीच में, तो एक आपका सिस्टम ए बन गया। तो टोटल 2 चार्ज वाले सिस्टम आपके कितने बने? 3 बने। एक सिस्टम ए बना आपका, एक सिस्टम ए बना, एक ए बना, तो 2 चार्ज वाले सिस्टम बन रहे हैं। तो 3 एक्सप्रेशन से आपका ये पूरा टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। 4 सिस्टम वाला कहा होता तो 4 सिस्टम वाला भी ऐसे बन जाता कि पहले आप Q1 Q2 के बीच में निकालते, ठीक है, उसमें फॉर्मूला लगाया, फिर Q2 Q3 के बीच में, फिर आप क्या करते हो उसके बाद Q3 Q4 के बीच में, है ना, Q3 Q4 के बीच में, फिर Q4 Q1 के बीच में, ऐसे आप लगाते जाते हैं। मतलब क्लियर क्या, समझ रहे हो ना। जैसे आपका Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे दिया हुआ है, तो आप पहले मान लो इसमें फॉर्मूला लगाते, फिर आप इसमें लगाते, फिर इसमें लगाते। एक काम तो सिंपल से आपने कर लिया कि 3 एक्सप्रेशन तो ऐसे बन गया। अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं ना कि नंबर ऑफ एक्सप्रेशन कितने होते हैं, तो n इंटू n-1/2 होते हैं टोटल नंबर ऑफ एक्सप्रेशन। जैसे इसमें आपके कितने चार्ज हैं? 3 चार्ज हैं, तो इधर आपकी n की वैल्यू क्या है? 3। तो n की वैल्यू जब आप 3 पुट करो इस फॉर्मूले में, तो 3 - 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 डिवाइड बाय 2। तो जब आप 3 पुट करोगे इस केस में, आपके n की वैल्यू क्या है इधर? 3, तो 3 आप पुट करोगे तो आपका आंसर इधर से वैल्यू क्या आएगी इस फॉर्मूले से? 3। तो इधर से आपको पता लग जाता है कि कितने एक्सप्रेशन हमको यूज करने हैं, कि बाई चांस अगर आपको ये एक्सप्रेशन मिस कर दो तो पहले आप फॉर्मूले से चेक कर सकते हो कि टोटल कितने एक्सप्रेशन हमें लिखने होंगे उसकी पूरी पोटेंशियल एनर्जी लिखने में। तो इसी तरह जब आप 4 वाले का लिखना हो कि आपके पास 4 चार्ज का सिस्टम हो, तो आप क्या करोगे? बस n की वैल्यू आपकी क्या होगी? 4, तो 4 - 4, तो आपका आ जाएगा 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, तो आपके इधर से 6 आ जाएगा। तो जब आप 4 चार्ज वाले सिस्टम का जब एक्सप्रेशन लिखोगे तो आपको मतलब आपको 6 वैल्यूज लिखनी होंगी, 6 एक्सप्रेशन लिखने होंगे। और 6 एक्सप्रेशन बहुत सिंपल है लिखने। कैसे लिखोगे? पहले एक एक्सप्रेशन Q1 Q2 के बीच में, फिर Q2 Q3 के बीच में, फिर Q3 Q4 के बीच में। 3 एक्सप्रेशन तो ये हो गए, ठीक है ना। चौथा एक्सप्रेशन आप कैसे लिखोगे? चौथा आप लिखोगे Q1 का Q3 के साथ, है ना। आपने Q1 का Q2 के साथ तो लिखा, लेकिन Q1 का Q3 के साथ तो रहता है अभी, तो चौथा एक्सप्रेशन आपका ये हो गया। 5वां एक्सप्रेशन ये हो गया कि Q1 का Q4 के साथ, ठीक है ना। और 6वां एक्सप्रेशन क्या हो गया आपका? Q2 का Q3 के साथ। और कोई एक्सप्रेशन और कोई सिस्टम रह ही नहीं गया। तो ऐसे आप लिख सकते हो। वैसे आपको दो चार्ज वाला ही कॉमन है, 3 चार्ज वाला भी मैंने वैसे ज्यादा लिख दिया है, लेकिन आपको बता रहा हूं आपके सिलेबस में आता है, बुक्स में लिखा होता है, तो बताना जरूरी है कि अगर आपसे कोई पूछे कि कितने एक्सप्रेशन से इसका टोटल एक्सप्रेशन का फॉर्मूला बनेगा, तो n
n इंटू n-1/2 से बनेगा। कि अगर आपके चार्ज सिस्टम मतलब चार्जेस का सिस्टम हो तो कितने एक्सप्रेशन का इसका फॉर्मूला बनेगा। तो जब इधर 4 पुट करोगे n की वैल्यू तो आपके पास आएगा आंसर 6। तो ऐसे 6 एक्सप्रेशन से आपका पूरा ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा। क्लियर है बात? तो चलो ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। तो आपको बेसिकली याद ही रखना है 2 सिस्टम वाला, बाकी इतना नहीं आता। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए 2 चार्जेस, और अगर आ भी गया तब भी आपको पता ही है, ठीक है, बता चुका हूं मैं। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज स्पेयर। आपको एक चार्ज स्पेयर दिया हुआ है ना, चार्ज स्पेयर आपको मैं पहले बता चुका हूं। तो चार्ज स्पेयर दिया हुआ है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहे हैं। इसको ही बोलते हैं सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी भी। इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। किसी देखो सिर्फ एक चार्ज स्पेयर है आपके पास, और कुछ नहीं है, ठीक है ना, और कुछ नहीं है, म्यूचुअल में नहीं है कुछ। इधर सिस्टम था, इधर एक आपके पास Q1 था, Q2 था, 2 अलग अलग चीजें थी। इधर बस आपके पास सिर्फ एक चार्ज स्पेयर है। तो जब सिर्फ एक चार्ज स्पेयर हो तो उसको हम बोलते हैं, मतलब एक सिंपल एक आइसोलेटेड चीज हो तो उसके कारण जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं सेल्फ, मतलब खुद के कारण जो उसकी एनर्जी होती है, खुद के कारण जो उसकी एनर्जी होती है उसको बोलते हैं सेल्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते थे, है ना, इसको हम यू म्यूचुअल भी बोल सकते थे, और इनको ये दोनों को हम यू सेल्फ ही बोलते हैं कि सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है बात? सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी कब होती है? जब सिस्टम ना हो, एक आइसोलेटेड चीज हो। इधर आपकी 2 चीजें थी, 2 चार्ज थे, Q1 भी था, Q2 भी था, ठीक है। इस करके म्यूचुअल हो जाता था, आपस में हो जाता था, सेल्फ इंटरेक्शन, है ना, आपस में इंटरेक्शन होती थी। तो इसको इंटरेक्शन एनर्जी भी बोल देते हैं कभी कभी। और एक क्या है, एक चार्ज स्पेयर हो, तो एक चार्ज स्पेयर हो तो उसके सेल्फ के कारण ही होते हैं, किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, उसकी सेल्फ के कारण होती है, खुद के कारण, तो उसको सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी भी बोल देते हैं। तो बाय द वे इसका फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला है 3/5 kq²/r, 3/5 kq²/r, ठीक है ना। अगर स्फेरिकल शेल हो, अगर शेल हो तो उसका फॉर्मूला क्या है? हाफ kq²/r, हाफ kq²/r, ठीक है ना। क्लियर है? उसके बाद ए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ए फॉर्मूला भी आ जाता है नॉर्मली, कभी कभी सिंपल क्वेश्चंस में आ जाता है, ठीक है ना। ए फॉर्मूला आपका सिंपल क्वेश्चंस में आ जाता है कि मतलब एक चार्ज आपको दिया हुआ है ना, एक चार्ज आपको दिया हुआ है और किसी एक पोटेंशियल फील्ड में है, एक पोटेंशियल फील्ड में है जिसका पोटेंशियल V है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज प्रेजेंट इन ए पोटेंशियल फील्ड का फॉर्मूला, कि आपको कोई एक चार्ज है किसी एक पोटेंशियल में, किसी एक पोटेंशियल वाले सरफेस में प्रेजेंट है, तो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? वो बराबर होगी U बराबर QV के, U बराबर QV के। और अगर मान लो 2 चार्ज दिए हो, एक मान लो आपको Q1 दिया हो, एक Q2 दिया हो, तो तब भी एक अच्छा एक्सप्रेशन बनता है जो आपके फॉर्मूले में कभी कभी सिंपल फॉर्मूले में यूज हो जाता है। तो आपका U क्या होगा? U मैंने आपको बताया बराबर होता है QV के, है ना। एक चार्ज है आपका, चार्ज किसी पोटेंशियल V पे रखा हुआ है, तो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? QV। और अगर 2 चार्ज रखे हुए हैं, 2 चार्ज हैं, और एक मान लो आपके पास 2 सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, आपके पास एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज आपके पास Q2 है ना, एक चार्ज आपके पास Q1 है, एक चार्ज आपके पास Q2 है, इधर आपका पोटेंशियल V1 है, इधर आपका पोटेंशियल V2 है, और ये आपका पूरा सिस्टम है, ये आपका पूरा सिस्टम है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, इधर एक एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो आप कि इंटरेक्शन एनर्जी Q1 V1, मतलब U आपका क्या होता है? QV के, मतलब किसी चार्ज, कोई एक चार्ज है और चार्ज का आपको पोटेंशियल दिया और पता है, तो आप उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। तो Q1 V1 बराबर हो जाता है Q2 V2 के, Q2 V2 के बराबर हो जाता है। इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन 2 चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन 2 चार्जेस को आप ऐसे भी एक्सप्रेशन में लिख सकते हो। कभी कभी सिंपल क्वेश्चन आ भी जाता है इसमें कि आपको Q1 दिया होगा, V1 दिया होगा, Q2 दिया होगा, आपसे V2 पूछ ले या कुछ भी पूछ ले, Q1 पूछ ले जाइए, V1 पूछ ले जाइए, Q2 पूछ ले जाइए, V2 पूछ ले, आपको 3 चीजें दी होंगी, चौथी चीजें निकालने को कहा होगा, तो आप ये एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हो। इसको मैं इरेज नहीं करता हूँ, इसको लिखा रहने देता हूँ, ठीक है ना, कि आपके माइंड में भी कुछ ना कुछ रहे, ठीक है जी, कि आप जब स्क्रीनशॉट लो तो उस टाइम भी आपके ये चीज मिस ना हो।
तो इसको मैं लिख देता हूँ, म्यू बराबर है Q1 V1 Q2 V2, ठीक है ना। दो सिस्टम ऑफ चार्जेस आपको जब दिए हों, दो चार्जेस का एक सिस्टम बना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कहीं लिख भी लेना इंग्लिश में जो भी लिखना हो आपको, जो मैंने समझाया, ठीक है ना। तो उसके बाद बात करें इको पोटेंशियल सरफेस। तो इको पोटेंशियल सरफेस वैसे आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है। इको पोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होता है? और सरफेस जहां पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे सेम हो, जहां हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो, उस चीज को बोलते हैं इको पोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना। तो इको पोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या? वो सरफेस जहां हर एक पॉइंट पे आपका पोटेंशियल सेम हो, चेंज ना हो रहा हो, इक्वल हो आपका पोटेंशियल, तो उसको बोलते हैं इको पोटेंशियल सरफेस। द सरफेस वेयर एट ईच पॉइंट पोटेंशियल इज इक्वल, द सरफेस at each point potential is equal, तो उसको बोलते हैं इको पोटेंशियल सरफेस। इसकी एक चीज और आपको याद रखने वाली है, कभी कभी एज ए कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है ना, कि इको पोटेंशियल सरफेस के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पोटेंशियल। जैसे आपके पास एक सरफेस है, ये आपका मान लो ये आपका क्या है, इको पोटेंशियल सरफेस है, ये आपका पॉइंट चार्ज करके जो इको पोटेंशियल सरफेस होता है ना, ये आपका मान लो पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज आपका क्यू है, इसके कारण जो इको पोटेंशियल सरफेस होता है ऐसा कॉन्सेंट्रिक शेल की तरह होता है। तो ये आपका मान लो इको पोटेंशियल सरफेस है। तो जो इको पोटेंशियल, देखो अब आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं वो दो डायरेक्शन में होती हैं, एक अलोंग मतलब एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी दो डायरेक्शन में ही होती है, एक पैरेलल में और एक परपेंडिकुलर में। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैरेलल में होती है, एक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पैरेलल में होगी, और ये जो आपकी परपेंडिकुलर होगी सरफेस के, परपेंडिकुलर मतलब ये आपका सरफेस है उसके परपेंडिकुलर, है ना। ये आपका जैसे मैं कुछ लूँ तो आपको क्या बताऊँ, जैसे ये लो बोतल ले लो, जैसे ये आपका मान लो स्पेयर है, ये आपका स्पेयर है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी परपेंडिकुलर होगी ऐसे, और एक अलोंग पैरेलल होगी, पैरेलल टू सरफेस, एक ऐसे मतलब इस डायरेक्शन में, है ना, ऐसे किसी भी डायरेक्शन में जो पैरेलल हो सरफेस के, और ये होगी परपेंडिकुलर। तो याद रखना इको पोटेंशियल सरफेस में, इको पोटेंशियल सरफेस में जो पैरेलल के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है आपकी जीरो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है आपकी जीरो होती है। क्यों जीरो होती है, कोई बच्चा ये भी पूछ सकता है। तो भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल के साथ रिलेशन बताया था। ए क्या है आपका इको पोटेंशियल सरफेस। इको पोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या, जहां पोटेंशियल आपका इक्वल हो। तो पोटेंशियल आपका इक्वल है मतलब पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है, इको पोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। तो जब पोटेंशियल आपका चेंज नहीं हो रहा है मतलब डेल्टा वी आपका जीरो है। तो जब आपका डेल्टा वी जीरो है तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी, मतलब ये एक्सप्रेशन जब जीरो आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी ना। जहां पोटेंशियल नहीं चेंज हो रहा तो उधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं, ठीक है ना। तो जहां अब ये आपका इको पोटेंशियल सरफेस है, तो इसके इको पोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द सरफेस ऑफ इको पोटेंशियल सरफेस इज ए जीरो। तो बस एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट रह जाता है जो कि परपेंडिकुलर वाला। इसीलिए हम बोलते हैं कि इको पोटेंशियल सरफेस के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो अलोंग सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो हो जाती है। क्यों जीरो हो जाती है, क्योंकि इको पोटेंशियल सरफेस के अलोंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता। पोटेंशियल अगर चेंज नहीं हो रहा है तो उस तरफ पोटेंशियल अगर चेंज नहीं हो रहा तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो हो जाएगी। तो इस करके अलोंग इको पोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। तो दो ही डायरेक्शन है, एक आपका अलोंग है सरफेस और एक परपेंडिकुलर टू सरफेस। अलोंग है सरफेस तो जीरो हो गई, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बची कहां, परपेंडिकुलर में ही बची। तो आपकी इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन इको पोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना, इको पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है बात। उसके बाद ठीक है, इतना क्लियर है।
उसके बाद आते हैं यार इक्विपोटेंशियल सरफेस का सिंपल सा मतलब ये है कि वो सरफेस जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और जहां आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल हो हर एक जगह पे। क्लियर है। उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपल। इलेक्ट्रिक डाइपल क्या होता है गाइस, देखो इलेक्ट्रिक डाइपल सिंपल सी चीज है। देखो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन भी वैसे चलो मैं लिख दी थी। टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज एट ए स्मॉल सेपरेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपल। कि मतलब एक चार्ज आपके पास प्लस क्यू है, एक आपके पास माइनस क्यू है, तो दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज मतलब दो चार्ज हो जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो लेकिन ऑपोजिट नेचर के हो। देखो इसका भी मैग्नीट्यूड क्यू है, इसका भी मैग्नीट्यूड क्यू है, लेकिन ऑपोजिट नेचर के हैं, प्लस क्यू है माइनस क्यू है। तो दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, इस एक छोटे से डिस्टेंस से सेपरेट है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपल। जो डिस्टेंस है बहुत छोटा होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। इधर तो मैंने दिखाया हुआ है कि आपको लग रहा है अच्छा खासा डिस्टेंस, वैसे जनरली डिस्टेंस बहुत छोटा होता है। क्लियर है। तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपल। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक डाइपल क्या होता है, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो इसी पूरे सिस्टम को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपल। क्लियर है बात। ठीक है ना। क्लियर है। तो ये आपका प्लस क्यू है, ये आपका माइनस क्यू है, तो ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपल। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपल। ठीक है ना। तो इसको इसकी हमने लेंथ को जो इनके बीच में डिस्टेंस है उसको हम 2L से डोनेट करते हैं, 2L से। ठीक है। 2L का मतलब क्या, ये जो प्लस क्यू और माइनस क्यू इनके बीच में एक डिस्टेंस होगा पर्टिकुलर, तो ये उसके डिस्टेंस का सेंटर होगा, उसके डिस्टेंस का ये सेंटर होगा। प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में डिस्टेंस है पूरा, तो उसका एक सेंटर भी होगा। तो इस सेंटर से लेके किसी भी एक चार्ज तक का डिस्टेंस हम मानते हैं L। तो L इधर से इधर तक का डिस्टेंस भी L, इधर से इधर तक का डिस्टेंस भी L, तो टोटल डिस्टेंस आपका 2L। ठीक है ना। 2L अपना ये हम पूरा डिस्टेंस मानते हैं। क्लियर है बात। तो अब बात करते हैं, अच्छा पहली बात एक चीज और मैं आपको बता दूं, फिजिक्स के केस में जो आपकी इलेक्ट्रिक डाइपल है, इलेक्ट्रिक डाइपल की डायरेक्शन और केमिस्ट्री के केस में इलेक्ट्रिक डाइपल की डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट है एक दूसरे के। केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में क्या होता है, जैसे आपके पास HCl है, मान लो HCl है, आपने अगर मेरे से केमिकल बॉन्डिंग किया होगा तो आपने देखा होगा। केमिस्ट्री में क्या होता है, डाइपल की डायरेक्शन होती है कहां से कहां, पॉजिटिव टू नेगेटिव। Cl क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या है, इस पे डेल्टा नेगेटिव आता है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव आता है। तो केमिस्ट्री के केस में डाइपल की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन फिजिक्स में नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, इस बात का ध्यान रखना। फिजिक्स और केमिस्ट्री में डाइपल की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। केमिस्ट्री में कहां से कहां होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, कि मतलब जिस तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं उसी तरफ डाइपल की डायरेक्शन होती है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है तो उसी तरफ डाइपल की डायरेक्शन भी होती है। लेकिन फिजिक्स में नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन होती है। कन्वेंशन अपनी अपनी है, फिजिक्स कुछ और लेता है, केमिस्ट्री कुछ और लेके चलता है। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में ऑपोजिट कन्वेंशन है, इस बात का याद रखना डाइपल में। ठीक है ना। डाइपल की क्या है, आपका नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन होगी फिजिक्स के केस में। ठीक है, याद रखना। ठीक है। तो उसके बाद आगे हम बात करें, इलेक्ट्रिक डाइपल पता लग गया कि दो चार्ज का सिस्टम हो, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, किसी स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपल। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपल में एक टर्म आती है इलेक्ट्रिक डाइपल मूवमेंट। कभी कभी आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज ए इलेक्ट्रिक डाइपल मूवमेंट, आप तो सीधे पूछ लेते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक डाइपल मूवमेंट की वैल्यू क्या होगी। तो इसका इलेक्ट्रिक डाइपल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पहली बात, इलेक्ट्रिक डाइपल मूवमेंट को हम P से डोनेट करते हैं। किससे, स्मॉल p से डोनेट करते हैं, और P बराबर होता है इलेक्ट्रिक डाइपल मूवमेंट बराबर होता है Q क्रॉस 2L के, Q क्रॉस 2L के, चार्ज इनटू डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ इधर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। 2L क्या है, दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस। 2L हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम सेंटर से डिस्टेंस नापते हैं, सेंटर से डिस्टेंस नापते हैं। तो सेंटर से इस चार्ज का डिस्टेंस भी हमने L ले लिया, और सेंटर से इस चार्ज का डिस्टेंस भी हमने L ले लिया, तो टोटल डिस्टेंस 2L हो जाता है। तो P बराबर आ जाता है आपका Q इंटू 2L। तो एक इलेक्ट्रिक डाइपल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है। क्लियर है बात। उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं
कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक आपका मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया, ए प्लस क्यू है आपका, ए आपका माइनस क्यू है, इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया, इसको मैंने ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें डाल दिया है ना, आपका डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, याद रखना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या, कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह सेम है, ऐसा नहीं कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कुछ और है इधर कुछ और है, उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म, कि उधर नॉन यूनिफॉर्म है, कि कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कुछ और है कहीं कुछ और है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म का मतलब क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह की वैल्यू हर जगह सेम है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का हम बिहेवियर देखेंगे इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इसमें 2-3 फॉर्मूले आते हैं यार आपके। पहला, टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब एक डाइपोल है, देखो ये डाइपोल है, ये आपका डाइपोल है प्लस क्यू और माइनस क्यू है ना, ए प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये डाइपोल है आपका, ये डाइपोल था है ना, ये डाइपोल था आपका। अब इस डाइपोल को उठा के हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, मतलब अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दी, इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसको टॉर्क महसूस करता है, एक क्या करता है, एक टॉर्क महसूस करता है, जिसके कारण थोड़ा बहुत रोटेट होता है, थोड़ा बहुत रोटेट होता है। टॉर्क में आपको कहाँ रोटेशन में अच्छी तरह और कराऊंगा। वैसे टॉर्क क्या होता है, टॉर्क वो चीज होती है जिसके कारण बॉडी रोटेट करना स्टार्ट करती है, ठीक है ना। तो टॉर्क को हम टाउ से डिनोट करते हैं, सिंबल है एक। तो टाउ क्या होता है, पी क्रॉस ई वेक्टर, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर आपका होता है टॉर्क, ठीक है ना। टॉर्क, इसको मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। तो आप किसी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो एक टॉर्क महसूस करता है, उसका फॉर्मूला क्या है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो ये आप फॉर्मूला याद रखना, ठीक है ना। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला क्या है, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। देखो याद रखना, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट है, ये आपका डॉट प्रोडक्ट है, तो इन दोनों में फर्क याद रखना। U बराबर है नेगेटिव ऑफ पी क्रॉस ई वेक्टर। पी वेक्टर क्या है आपका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। तो ये 3 चीजें आती हैं यार। पहला आपसे टॉर्क का फॉर्मूला पूछते हैं, टॉर्क का एक्सप्रेशन पूछते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर का मतलब क्या, पी साइन थीटा, पी साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, साइन थीटा आता है। डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, कोस थीटा। मतलब पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर का मतलब क्या होगा, पीई कोस थीटा, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा होता है, डॉट प्रोडक्ट में कोस थीटा होता है। तो इतना आपको पता भी होगा। तो टॉर्क बराबर होता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर के, ठीक है। और आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। और एक चीज और, आपका जो फोर्स है वो 0 होती है इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमेशा याद रखना कि जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मतलब इलेक्ट्रिक आपका डाइपोल है, जस्ट ए सेकेंड, आपका डाइपोल दिया हुआ है, ये आपका डाइपोल है प्लस क्यू और ये है आपका माइनस क्यू, एक आपका डाइपोल है। अगर इसको आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला हुआ है तो इसमें नेट फोर्स मतलब नेट फोर्स जो आपकी डाइपोल में लगेगी वो 0 होती है। तो एफ नेट इज ऑलवेज 0 इन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है ना। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पूछें, अगर इन, वैसा नॉन यूनिफॉर्म का आता नहीं है लेकिन मैं तब भी लिखा हुआ है, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यूनिफॉर्म ना हो तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में आपका जो क्या होता है, उस केस में आपकी फोर्स 0 नहीं होगी। इलेक्ट्रिक डाइपोल 0, मतलब टॉर्क आपकी दोनों केस में 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है ना। लेकिन और फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, टॉर्क जो है आपका, और चाहे यूनिफॉर्म का केस हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म का केस हो, और 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन फोर्स की हमें गारंटी होती है कि जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स हमेशा 0 होगी, और अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स कभी भी 0 नहीं होगी, फोर्स
कभी भी जीरो नहीं होगी, तो उस केस में फोर्स का फॉर्मूला होगा पी वेक्टर डॉट डी ई बाय डी एक्स वैक्टर, पी वेक्टर डॉट डी ई बाय डी एक्स वैक्टर। तो ये आपका फॉर्मूला होगा। ये आपको अगर मैं वर्क पावर एनर्जी कराया, वर्क पावर एनर्जी अगर मैं पहले आपको करा चुका होता तो आपको ये फॉर्मूला आप खुद भी डिराइव कर सकते थे, लेकिन अभी आप याद ही कर दो, ठीक है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में आपका फोर्स कभी अगर पूछ लें कि आपको यूनिफॉर्म के केस में तो पता है कि फोर्स जीरो होती है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही हो तो उधर आपसे अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछ लें तो आपका ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्लियर है बात, ठीक है। उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो तीन चीजें थी, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले आने चाहिए। तो मैंने एक बॉक्स सा बनाया हुआ है, पहले लोकेशन लिखी है कि किस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, फिर इधर इस बॉक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले हैं, इस ब्लॉक में आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले। तो देखते हैं, सबसे पहली बात करते हैं, ये आपका डाइपोल है, फिर से हम बनाते हैं प्लस क्यू, ये आपका है माइनस क्यू, ठीक है ना, ये आपका डाइपोल है, ठीक है ना। पहला फॉर्मूला है लोकेशन, हमने क्या ली, एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन मतलब क्या, अलोंग एक्सिस, जैसे ये आपके डाइपोल है तो इस डाइपोल के एक्सिस के अलोंग ही, है ना, डाइपोल के एक्सिस के अलोंग ही, जैसे जाइए पॉइंट ए ले लो, है ना, ए पॉइंट ले लो, जाइए इधर ले लो, है ना, अलोंग एक्सिस, ए इसकी एक्सिस है, डाइपोल है, इसकी एक्सिस है, इसके एक्सिस के अलोंग जहां मर्जी ले लो, तो अलोंग एक्सियल पोजीशन हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला आएगा, 2kp, के आपका क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2kp वेक्टर डिवाइड बाय आर क्यूब। आर क्यूब आपका क्या है, ए है। देखो सेंटर से लेके पॉइंट तक का डिस्टेंस, सेंटर से लेना डिस्टेंस, याद रखना डिस्टेंस आप कहां से लोगे, सेंटर से। एक मैंने कोई पॉइंट ले लिया ए, है ना, इस पॉइंट पे आपको मान लो ए पॉइंट कहां है आपका, पहली बात ए पॉइंट आपका लाई करता है एक्सियल पोजीशन में, ये आपका डाइपोल की एक्सिस है और ए पॉइंट आपका एक्सियल पोजीशन में ही लाई करता है, तो ए है आपका आर, ए है आपका आर, ठीक है ना। तो 2kp वेक्टर बाय आर क्यूब, 2kp वेक्टर बाय आर क्यूब। तो ये आपका फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का अलोंग ए एक्सियल पोजीशन, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का kp बाय आर स्क्वायर, kp बाय आर स्क्वायर। इधर आर क्यूब है, इधर आर स्क्वायर है, क्यूब और स्क्वायर में ध्यान रखना, ठीक है ना। एक तो आज वायर मेरे बार बार पैरों में आ रही है, पता नहीं क्यों, ज्यादा प्यार हो गया लगता है मुझसे उसे, तो ठीक है। अब आगे बात करें, पहली एक्सियल पोजीशन थी, उसके बाद इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब क्या, जो ऐसे एक्सिस के, जो ए इसकी एक्सिस है ना, डाइपोल की एक्सिस ए है, तो उसके परपेंडिकुलर पोजीशन में, एक्सियल में, जैसे आपकी ए मान लो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसके ऐसे इक्वेटोरियल पोजीशन में, मतलब परपेंडिकुलर में, है ना, ऐसे परपेंडिकुलर में। ए एक्सियल पोजीशन होती है, इसके एक्सिस के अलोंग ही एक्सियल पोजीशन, ए आपकी इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन के अलोंग, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, -kp वेक्टर बाय आर क्यूब। ए आर रखना इधर से। इस केस में क्या था, एक्सियल में आपका, एक्सियल में प्लस का साइन ही था, माइनस नहीं था। प्लस और माइनस के साइन से फर्क क्या पड़ा, कभी कभी आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखो एक्सियल पोजीशन के केस में, एक्सियल पोजीशन के केस में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन के तरफ ही होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की तरफ ही डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होती है। लेकिन इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, तो इस बात का ध्यान रखना। -kp वेक्टर बाय आर क्यूब, ठीक है। और दूसरी बात ये भी याद रख, पहला पॉइंट आप क्या याद रखोगे, पहला पॉइंट है कि एक्सियल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और पी वेक्टर, मतलब ई वेक्टर और पी वेक्टर के बीच में डायरेक्शन सेम होती है, और इक्वेटोरियल के केस में ई वेक्टर और पी वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। दूसरा पॉइंट आप क्या याद रखोगे कि जो इक्वेटोरियल पॉइंट में आपका जो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है या जो मैग्नीट्यूड होता है वो हाफ होता है इसके। देखो एक्सियल में जो आपका फॉर्मूला है वो क्या है, इसमें 2 भी लगा है, इसमें 2 नहीं लगा है। मतलब एक्सियल में जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इक्वेटोरियल के 2 टाइम होती है, इक्वेटोरियल के 2 टाइम होती है। तो ये 2 चीजें आप याद रखोगे, ठीक है ना। अच्छा, ये आर क्यूब याद रखना, कभी कभी स्केयर ले लेते हैं बच्चे, तो क्यूब है इधर याद रखना है, ठीक है ना। और इसमें हमने एक छोटी सी कन्वेंशन भी मानी है, एक छोटी सी अजम्पशन मानी है,
जो आपको वैसे आपका क्वेश्चन भी इसी पे आता है। हमने जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपकी जो ये डिस्टेंस है ये स्मॉल बहुत मानते हैं हम, मतलब जो ये आपका एल है, मतलब जो आपका हम एल है वो बहुत स्मॉल मानते हैं एज कंपेयर टू आर। तो ये हम छोटी सी कन्वेंशन ली थी तब करके ये फॉर्मूले आए। अगर हम एक कन्वेंशन ना लेते तो आपका जो पहला फॉर्मूला है, जो कि वैसे आपका जनरली आता नहीं है लेकिन कभी कभी आ गया तो याद रखना, तो आपका जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा 2kp/r आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर द पावर 2। तो आपका फॉर्मूला ए बन जाएगा अगर एक कन्वेंशन आप नहीं लेते हो। मतलब अगर आप ये मानते हो कि स्मॉल सेपरेशन नहीं, इनके बीच में अच्छी खासी सेपरेशन है, तो हमने बेसिकली क्या किया है, जो अपने फॉर्मूले हैं इनमें हमने ये माना है कि जो L है, आपका जो L है, मतलब मैंने आपको बताया था कि इनके बीच में जो सेपरेशन होती है बहुत स्मॉल होती है, तो इसलिए हमने माना था कि L जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा है R से। मतलब तो हम क्या R के रिस्पेक्ट में L को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर इग्नोर नहीं कर पाओगे तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा। इसी फॉर्मूले से एक्चुअल में ये फॉर्मूले आए हैं। देखो क्या हुआ, अगर हम R अपना ज्यादा हो, आराम से देखो, ठीक है ना, हमने क्या माना है, ये फॉर्मूले कैसे आए हैं, हमने माना कि जो R है अपना वो L से बहुत ज्यादा है, तो इसलिए R के कंपैरेटिवली L को हम इग्नोर कर सकते हैं, L को हम इग्नोर कर सकते हैं। L को हमने इग्नोर कर दिया तो R स्क्वायर दी पावर स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर जो इधर था मैंने वही लिखा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, R दी पावर 4 हो जाएगा, है ना, R स्क्वायर मतलब ये 4 हो गया, टोटल R 4 हो गया, तो इधर से R से R कट गया, तो वापस आ जाएगा यही एक्सप्रेशन। ये बस हमारा एक्सप्रेशन कैसे आया था, जब हमने L को इग्नोर कर दिया। जब L को इग्नोर नहीं कर सकते, वैसे तो आप इग्नोर, हमेशा आपका फॉर्मूला जनरली यही यूज होता है, लेकिन अगर आप L को इग्नोर नहीं करना चाहते तो आपको ए यूज करना होगा 2kp/r आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर दी पावर 2। तो ये आपका फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा। वो तो हमने L को इग्नोर किया था क्योंकि L का जो मैग्नीट्यूड है बहुत छोटा था R के कंपैरेटिवली, तो इसको हम इग्नोर कर सकते थे, तो इसलिए आपका फॉर्मूला सिंपल होके ए बना था। लेकिन आपका अगर आए तो इसको भी आप याद रख सकते हो, ठीक है, कि अगर आपको कहा ही हो कि आपको L को इग्नोर नहीं करना है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लोगे। तो मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना अगर लेना हो, ठीक है ना। तो इक्वेटोरियल पे बात करते हैं कि इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या होगी, -kp/r³, ठीक है ना। और पोटेंशियल आपका इक्वेटोरियल पे क्या होगा, 0 होगा, पोटेंशियल इक्वेटोरियल पे आपका 0 होगा। उसके बाद थर्ड बात करें किसी जर्नल पॉइंट पे, किसी जर्नल पॉइंट पे पूछा कोई भी एक अभी तो हमने बात की दो स्पेसिफिक पॉइंट पे, एक हमने बात की अलोंग एक्सिस, है ना, एक हमने बात की अलोंग एक्सिस और एक हमने परपेंडिकुलर टू एक्सिस। अब अगर हम किसी एक पॉइंट ऐसे ले लें, कोई एक जर्नल पॉइंट ले लें, मान लो पॉइंट इधर है, पहले तो हमने एक परपेंडिकुलर टू एक्सिस ले ली, एक एक्सियल के ले ली, अगर कोई एक जर्नल पॉइंट ले लो जैसे इधर है, तो उसके लिए क्या होगा, ठीक है। तो जैसे आपका एक डाइपल है ना, ये डाइपल है आपका +Q, ये आपका -Q, ठीक है ना। मैं किसी एक जर्नल पॉइंट पे ले लूँ, इधर इस पॉइंट पे ले लूँ, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या फॉर्मूला होगा, तो उधर क्या होगा kp/r³, kp/r³ √1 + 3 cos square थीटा, अंडरवुड में 1 + 3 cos square थीटा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा। थीटा कहाँ कैसे निकालोगे आप, थीटा आपने कैसे निकालना है, थीटा देखो आपका कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना, थीटा ध्यान से देख लेना कैसे निकलेगा। आपको मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन कैसे होगी, किस फिजिक्स के केस में, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, नहीं सॉरी नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी, है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी, किसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की। तो आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ऐसे है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन आपकी ऐसे है। तो ए आप सेंटर से लेके इधर तक आपने वो मारा, ए आपका आर है, आर तो आपका ही होगा ना, सेंटर से लेके पॉइंट तक का डिस्टेंस, तो ये आपका आर है, ठीक है, ये तो आपका आर है। थीटा अब आपका कौन सा होगा, थीटा क्या ए वाला होगा कि ए वाला होगा, इन दोनों में से थीटा होगा कौन सा, ए वाला कि ए वाला, इसको ध्यान से देखना बस। थीटा आपको कौन से लेना है, डाइपोल की डायरेक्शन वाला ही, डाइपोल की डायरेक्शन वाला ही। देखो अब कैसे, इस बात को ही कंफ्यूजन इधर से दूर कर लेना, इधर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला तो करा देते हैं लेकिन थीटा की चीज बताते नहीं है कि थीटा लेना कौन सा है, तो थीटा को ध्यान से देखो। अब देखो एक थोड़ा सा और सिंपल करके बताऊं, तो ये आपका +Q था, साफ थोड़ा लिख देते हैं, ये -Q था, है ना, ए था, ए पॉइंट ए रहा, ये सेंटर है, ये मान लो आपका आर है।
अब मैं पूछ रहा हूं कि थीटा आपका ए होना चाहिए कि थीटा आपका ए होना चाहिए, ए मैं पूछ रहा हूं। पहली बात, आपके डाइपोल की डायरेक्शन कहां से कहां है, आपकी डाइपोल की डायरेक्शन कहां है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो डाइपोल की डायरेक्शन आपकी ए रही, ए आपकी डाइपोल की डायरेक्शन है। तो आपको डाइपोल की डायरेक्शन की तरफ ही थीटा घुमाना है, डाइपोल के डायरेक्शन की तरफ ही थीटा घुमाना है, ठीक है। तो ये आपका इधर से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आपका थीटा होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आपका थीटा होगा। तो ऐसे आप थीटा निकालोगे, वैसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, आप चाहे ए लो चाहे ए लो, चीज़ सेम ही आएगी, कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, बस प्लस माइनस के साइन में फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अगर थीटा हुआ आपका तो ये 180 माइनस थीटा होगा, तो बस प्लस माइनस के साइन में फर्क पड़ सकता है और मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन आपको तब भी बता रहा हूं, थीटा आपको कौन सा लेना है, थीटा आपको कौन सा लेना है, डाइपोल के डायरेक्शन की तरफ जो थीटा आ रहा है उसी को लेना है। एक थीटा तो आपका ए है, एक थीटा आपका ए है, तो आपको उस अकॉर्डिंग लेना है। क्लियर है बात? क्लियर है? तो ए आप समझ रहे हो ना, थीटा आपको कौन सा लेना है, डाइपोल की डायरेक्शन वाला। वैसे आप क्वेश्चन देखोगे तो उधर आसानी से क्लियर हो जाएगा। वैसे पहली बात तो कंफ्यूजन होगी नहीं, क्योंकि आपकी वैल्यू दोनों तरफ से सेम ही आएगी। बस मैं आपको प्लस माइनस के बारे में बता रहा हूं, जो आप एक क्वेश्चन में भी उधर देख लेना। क्लियर है? ठीक है ना। तो अगर इसमें अभी भी कोई कंफ्यूजन हो डायरेक्शन में तो बस एक क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद अभी भी कोई कंफ्यूजन हो। तो एक क्वेश्चन देखोगे, वैसा क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नहीं जिसमें आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन मैं अपनी तरफ से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि थीटा आपको कौन सा लेना है, डाइपोल की डायरेक्शन की तरफ, जो डाइपोल की डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। क्लियर है? ठीक है ना, ये बात हो गई। तो उसका पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, केपी कोस थीटा बाय आर स्क्वायर, केपी कोस थीटा बाय आर स्क्वायर। अच्छा, इसको ये फॉर्मूला सेम आपका यूज भी हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज। मतलब ये आपका फॉर्मूला, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आपका ये फॉर्मूला है काफी ज्यादा यूज हो जाता है। आपसे सीधा पूछते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे पूछे तो ये आप ये फॉर्मूले को याद रखना, V बराबर होता है केपी कोस थीटा बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज होता है काफी, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ इसको याद रखना। ये तब भी कम होता है, ये यूज हो जाता है। ठीक है ना, क्लियर है। उसके बाद लास्ट वाला पार्ट रह गया गॉस लॉ, जिसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है गाइस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर हम समझे तो एक मिनट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर हम समझे तो अपने पास एक ही चीज है प्यारी सी, जैसे अपना ये ढक्कन है ना, ये बोतल का ढक्कन है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, जैसे आपकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मान लो आपकी ये मार्कर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, वैसे ये सिर्फ ये ना, इसको मान लो कि खाली है, मतलब इसके हम आर पार जा सकते हैं। मेरे पास अब वैसे कोई चीज़ नहीं है कि मैं आपको दिखाऊं, कुछ भी नहीं है ठीक है ना, गरीब है। तो ये वैसे मान लो कि इधर खाली है, आर पार इसके जा सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि जब आपने पहले आपके पास ऐसे थे, आप शांति से बैठे हुए थे, आपने एक सरफेस लिया, अब आपने क्या किया कि कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें पास कराना स्टार्ट की, इलेक्ट्रिक फील्ड पास कराना स्टार्ट की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर एरिया को जब क्रॉस करती है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप फाइव से डिनोट करते हो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के सारे क्वेश्चन आपके गॉस लॉ से ही हो जाते हैं, या आप ये कह सकते हो इस एक्सप्रेशन से हो जाते हैं। ठीक है ना, पूरे से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ए वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ए वेक्टर। ए वाला एक्सप्रेशन कब बनता है, जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है तो इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो उधर इंटीग्रेशन का साइन नहीं आता है। लेकिन जनरल फॉर्मूला आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोजिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोजिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है? ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक डेफिनेशन है, और गॉस लॉ ने इसको एक और एक्सटेंशन की थी, तो मैंने एक साथ ही लिख दिया है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोजिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है ना। और लेकिन ये गॉस लॉ ने कहा था कि फ्लक्स आपका बराबर होता है क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट।
क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन। क्यू इनसाइड मतलब क्या, किसी बॉडी के जो इनसाइड चार्ज है उसके कारण, अभी बताता हूं कैसे, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो ये याद रखना कि गॉस लॉ ने जो गॉस लॉ का जो कंसेप्ट है एक क्लोज सरफेस में ही लगता है, किसमें, क्लोज्ड सरफेस में ही लगता है, ठीक है ना, क्लोज सरफेस में ही लगता है। और दूसरी बात जो क्यू इनसाइड की बात कर रहे हैं, जैसे मान लो आपको एक Q1 एक क्लोज सरफेस दिया है जिसमें आपका Q1 Q2 और Q3 है, ठीक है, जिसमें Q1 Q2 आपका अंदर है इस क्लोज सरफेस के और Q3 आपका बाहर है। तो आपसे पूछे कि बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इनसाइड चार्ज क्या है, Q1 और Q2, तो Q1 प्लस Q2, ये आपका क्यू इनसाइड हो गया डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका हो गया फ्लक्स ड्यू टू डैश सिस्टम, ठीक है ना। तो इससे एक बात निकल के आती है कि आपको याद रखना है, गॉस लॉ ने हमें बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो पहली बात शेप और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पे नहीं डिपेंड करती, जैसी मर्जी शेप हो, जैसा मर्जी साइज हो, चाहे छोटा हो चाहे जितना मर्जी लार्ज हो, उस पर डिपेंड नहीं करती। और दूसरी किस चीज पे डिपेंड नहीं करती, दूसरी डिपेंड नहीं करती जो चार्ज आपका आउटसाइड हो, जो चार्ज आपका आउटसाइड हो उसके पे भी आपका जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड नहीं करता, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका आउटसाइड चार्ज पे भी डिपेंड नहीं करता। तो आपका जैसे आपको सिस्टम में दिया होता, आपसे पूछते कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आप क्या बोलते, गॉस लॉ ने हमें क्या बताया, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इनसाइड चार्ज क्या है Q1 और Q2, तो Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट कर दिया। Q3 आउटसाइड है तो उससे कोई लेना देना ही नहीं। तो ये है आपका गॉस लॉ, ठीक है ना, कि फ्लक्स आपका बराबर है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर और dA वेक्टर, और बराबर इसको और भी एक्सटेंड कर दिया क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये फॉर्मूला तो जो है ये तो यही फॉर्मूला है, बस जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी तो ये फॉर्मूला आपका इधर ही कन्वर्ट हो जाएगा E वेक्टर डॉट A वेक्टर में। क्लियर है बात, ठीक है ना, कि मतलब जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, क्लियर है। और इस गॉस लॉ को लगाना, अप्लाई करना सीख लेना अच्छी तरह, इस गॉस लॉ को अप्लाई करना सिंगेज की बुक में सीख लेना, क्योंकि ये वैसे कुछ नहीं है देखने में, लेकिन अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीखना। बिना अप्लाई करना सीखे आप इसका क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे मैं आपको कोई सी एक एग्जांपल देता हूं, चलो ये जैसे मान लो मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर है आपका, लेकिन आप ये मान लो जैसे आपका ये है, आपको मान लो एक प्लेट दे दी, आपको एक प्लेट दे दी है, और आपको एक प्लेट दे दी है ना, एक आपको प्लेट, मान लो आपको और सिंपल ले लेते हैं, चलो बोतल दे दो, चलो अपनी प्यारी सी बोतल बार बार यूज हो रही है, ठीक है ना। ये आपका सिलेंडर है, मान लो ये आपका सिलेंडर है, सिलेंडर के कारण मान लो इसमें चार्ज क्यू है, इसमें चार्ज क्यू है, तो इसके कारण आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, सॉरी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, आपका क्या होगा क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि क्लोज सरफेस है तो आप इसमें गॉस लॉ लगा सकते हो। तो क्यू इनसाइड क्या है, क्यू ही है, तो इसके कारण आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपका फ्लक्स आ जाएगा ड्यू टू दैट सिलेंडर इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि सेमी सिलेंडर के लिए आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो जस्ट इमेजिन करो कि इसको मैं काट दूं, इसको मैं काट दिया, अब काट दिया तो ए मतलब इधर से मान लो मैंने काट दिया, तो ये ऊपर वाला हिस्सा इमेजिन करो गायब है। इतना तो इमेजिन कर सकते हो ना, जेई नीट के स्टूडेंट हो तो इतना तो इमेजिन कर सकते हो, ये हिस्सा मैंने काट दिया और ये मान लो कि अब ये हिस्सा है ही नहीं, ये हिस्सा जो मैंने कवर किया है ये है ही नहीं, अब ये वाला हिस्सा है। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको क्या पूछा है, सेमी सिलेंडर के कारण पूछा है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप कैसे निकालोगे, आप गॉस लॉ का यूज करके। तो गॉस लॉ कहां लगता है, क्लोज सरफेस में, और जब आपने इसको काटा हुआ है तो अभी ये क्लोज सरफेस नहीं है, ऊपर से जब इसको काट दोगे तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो तो खुला हुआ है, तो पहले आपको गॉस लॉ अप्लाई करने से पहले उस सरफेस को क्लोज करना होगा। तो ठीक है, तो आपको जैसे ये दिया हुआ हो, ये आपका मान लो एक काटा हुआ है, मान लो ये आपका पूरा सिलेंडर था, जैसे मैंने बोतल ली थी, है ना, ये बोतल थी आपका, ये मान लो पूरा सिलेंडर है। अब मैं इसको कह रहा हूं कि
मतलब इसको मैंने आधा काट दिया है, इसको आधा काट दिया है, ये आपका ये है। तो आपको पूछना है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू सेमी सिलेंडर। आधे सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, पूरे सिलेंडर के कारण क्या था, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। आधे के लिए क्या होगा, आपको क्या करना है, बस जो आपका मतलब इनक्लोज है, अभी क्लोज नहीं है, तो पहले बस आपको इसको क्लोज करना है। तो इस सिलेंडर को आप क्लोज कैसे कर सकते हो, जो आपका आधा काटा हुआ है, जो आपका आधा काटा हुआ है तो ओपन है, तो उसको क्लोज कैसे कर सकते हो, बस जो आपने आधा काट के निकाला हुआ था उसको जब वापस ऊपर रख दोगे आप तो क्लोज हो जाएगा। तो आधा था पहले ही, आधा आपने और डाला, तब एक क्लोज हुआ, तब एक क्या हुआ, क्लोज हुआ। तो इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आएगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि आधे के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या, मतलब आपने तो सेमी सिलेंडर के लिए निकालनी है, तो पूरे के कारण क्या है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और ए दोनों सेम के हैं, देखो ए आपका इधर से आपने काटा, इधर से आपने काटा, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगी, पूरे के कारण क्या थी, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इधर से जब आपने काटा तो दो इक्वल साइज के सेमी सिलेंडर बन गए। तो एक मतलब अब सेमी सिलेंडर में आप डायरेक्ट गॉस लॉ नहीं लगा सकते, तो आपको पहले उसको क्लोज करना होगा। उसको क्लोज कैसे कर सकते हो, जो आपने हिस्सा काटा है उसको ही फिर रख दो, उसको जब फिर रखोगे तो चीज क्लोज हो जाएगी, तब आप लगा सकते हो कि आपको पता है कि पूरे के कारण क्या होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो आधे के कारण क्या होगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे आपको इनको अप्लाई करना सीखना होगा। जैसे आपको एक बॉल दे दी जाए, एक स्पेयर दे दिया जाए, है ना, स्पेरिकल बॉल, आपके पास डिक्सन की टेनिस की लेदर की बॉल होती है, जो बॉल है, एक स्पेरिकल बॉल है ना। मैं आपको छोटा सा बस हिंट दे रहा हूं, बाकी आप बुक में देख लेना। जैसे आपके पास स्पेयर है और आपसे मान लो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हेमी स्पेयर के कारण, ये हेमी स्पेयर मतलब इसको मैंने इधर से काट दिया है, ठीक है ना, आधी बॉल है, हेमी बॉल लो, बॉल को आधे से काट दो। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू स्पेयर पता है क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हेमिस्फीयर के कारण क्या होगी, पहले हेमिस्फीयर आपको पता है, जब बॉल को आप काटोगे तो बॉल क्लोज नहीं रहे, आधी बॉल क्या होती है, क्लोज नहीं होती, ऊपर से खुली होती है, तो उसको आपको पहले क्लोज करना होगा। तो क्लोज कैसे कर सकते हो, जो आपने बॉल थी, बॉल का आधा हिस्सा काटा था, एक हिस्से को निकाल दिया, तो अब आपसे इसका पूछ रहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो अभी ये क्लोज नहीं है, तो इसको पहले आपको क्लोज करना होगा। क्लोज कैसे होगा, जो आपने आधा हिस्सा काटा था इसको वापस रख दो तो क्लोज हो जाएगा। तो क्लोज के कारण अब आपने जब इसको क्लोज कर दिया, आपने क्लोज वाला काम कर दिया, क्लोज किया तो स्पेयर बन गया। तो स्पेयर के कारण आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता था क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और हेमिस्फीयर क्या है, स्पेयर का ही आधा, तो इसलिए क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा हेमिस्फीयर के कारण, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ऐसे होता है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है ना, एक और लास्ट एग्जांपल, उसके बाद बंद करते हैं इस लेक्चर को, ठीक है ना। एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। एक लास्ट एग्जांपल है आपकी, जैसे मान लो आपके पास प्लेट, वही प्लेट की बात कर रहा हूं, ठीक है, आपके पास मान लो स्क्वायर प्लेट है, ये आपके पास स्क्वायर प्लेट है जिसका ए मतलब सारी लेंथ क्या है, ए है ना, ये आपके पास एक स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है, और इसके a/2 डिस्टेंस पे, मतलब इधर a/2 डिस्टेंस पे, a/2 डिस्टेंस पे मतलब इधर मैं पूछ रहा हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ क्या होगा। तो देखो अब ये आपके पास ए प्लेट है और ये चार्ज इधर है। अब ये चार्ज देखो, ये चार्ज आपका इधर है तो क्लोज नहीं है, ये इधर से भी ओपन है, इधर से भी ओपन है, इधर से भी, ऊपर से भी। तो पहले इसको आपको क्लोज करना होगा। क्लोज अब कैसे होगा, तो आपको पहले एक सेम प्लेट ऐसे ऊपर से लगानी होगी, तो ये ऊपर से पहले क्लोज हो गया, है ना। अभी बस देखो, जैसे आपका ये है ना, चार्ज आपका इधर a/2 डिस्टेंस पे, तो आपको कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है उसके करके, तो आपको गॉस लॉ आप लगा नहीं पाओगे, क्योंकि ये अभी चार्ज आपका इधर रखा हुआ है, ये चार्ज सपोज करो आपका इधर रखा हुआ है ना, इस पोजीशन पे, ए जहां मैं ए दिखा रहा हूं, तो चार्ज आपका इधर रखा हुआ है, तो ये आपको पता है तो क्लोज नहीं है, बाकी साइड से ओपन है, तो इसको आपको हर साइड से क्लोज करना होगा। तो आप क्लोज करना स्टार्ट करो, तो आप क्या करोगे, पहले ऊपर से आपने छत रखी, इसके पूरे पहले ऊपर से आपने छत रखी, तो ऊपर से क्लोज कर दिया। उसके बाद आपने इधर से क्लोज किया, एक प्लेट और लगाई तो इधर से भी क्लोज हो गया। उसके बाद आपने इधर से भी एक प्लेट लगाई, तो 3 प्लेट आपने यूज कर ली। एक तो पहले थी, एक आपने ऊपर से छत दी इसको, एक इधर से दी, एक इधर से दी, इधर इतना क्लोज हो गया कि ऊपर से कर दिया, इधर से कर दिया, इधर से कर दिया,
क्लियर है, ठीक है ना। अब चार्ज आपका इधर है तो एक इधर से भी दोगे कि इधर से क्लोज हो जाए, है ना। एक चार्ज आपका इधर है तो इधर से भी एक दोगे कि इधर से क्लोज हो जाए, उसके बाद एक नीचे भी लगाओगे इधर, नीचे भी लगाओगे इधर, क्लियर है ना, ठीक है। अजम्पशन ज्यादा तो नहीं हो गई। देखो क्या है, एक बार जल्दी अब मैं बता रहा हूँ, ऐसा काफी लोगों को गैस हो गया होगा। ये चार्ज आपका इधर है ना, ये चार्ज आपका ओपन है हर तरफ से, तो इसको आपको क्लोज करना है। तो आप कैसे क्लोज करोगे, एक आपने इधर लगाई, एक आपने इधर लगाई, तो दो साइड से तो क्लोज हो गया कि चार्ज पहले तो हर जगह से ओपन था। अब आपने एक प्लेट इधर भी लगा दी, एक प्लेट इधर भी लगा दी, तो इस दो साइड से तो क्लोज हो गया। ऊपर एक छत रख दी तो ऊपर से भी क्लोज हो गया, क्लियर है। इतना हो गया, इधर से हो गया, इधर से हो गया, इधर से हो गया। अब इधर से भी कर दो, चार्ज इधर है, इधर आ चीज खुली हुई है तो इधर से भी कर दो, चार हो गया, चार हो गया। उसके बाद नीचे से कर दो, क्योंकि अब नीचे वाली जगह ही रह गई है, इधर था, ऊपर से आपने क्लोज कर दिया, नीचे से भी कर दो। हाँ, अब देखो सिंपल पैटर्न बन रहा है। देखो चार्ज आपका इधर है, अब देखो अब समझ आ जाएगा। चार्ज आपका इधर है, पहले आपने ऊपर छत रखी, फिर नीचे छत रखी, ठीक है, नीचे फ्लोर बनाया, दोनों ऊपर नीचे से क्लोज हो गया। उसके बाद आपने लेफ्ट से रखी, राइट से रखी, इधर से भी क्लोज हो गया। अब बस रह गया ए वाला पार्ट जो आपकी तरफ है, तो इधर से भी आपने क्लोज कर दिया। तो फिक्स एक क्यूब के अंदर बंद हो गया, एक क्यूब के अंदर बंद हो गया। तो अब एक चार्ज आपका क्लोज हो गया। तो जब आपका चार्ज क्लोज, पहले आपको क्या करना होगा, चार्ज को क्लोज करना होगा, तब आप फॉर्मूला लगा पाओगे। आप ऐसा सिंपली, ये प्लेट है और ये a/2 डिस्टेंस पे आपका चार्ज रखा हुआ है, तो सीधा नहीं निकाल सकते आप इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पहले चीज को क्लोज करना होगा। तो ए प्लेट थी, ए प्लेट में चार्ज आपका इधर रखा हुआ है, तो इसको आप क्लोज कैसे कर सकते हो, एक प्लेट आपने इधर रखी, एक इधर रखी, दो प्लेट ए हो गई, एक ऊपर एक नीचे, चार हो गई, एक इस साइड एक इधर साइड, है ना, जो आपके तरफ एक चार्ज इधर है तो इधर से भी आपको क्लोज करना होगा। 5 प्लेट ए हो गई, तो 5 प्लेट आपने यूज की, 6वीं आपकी खुद की थी पहले से ही, तो टोटल 6 प्लेट यूज हुई आपकी पूरे चार्ज को क्लोज करने के लिए। क्योंकि स्केयर, पहले वो स्केयर था तो स्केयर के फॉर्म में चार्ज ओपन था, तो आपको पहले स्केयर को क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ा कि चार्ज क्लोज हो जाए। तो पूरे क्यूब के कारण, अब मैं बताऊंगा आपको, तो पूरे क्यूब के कारण आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि क्लोज चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। क्लोज अगर सिस्टम हो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आपको क्या पूछ रहे हैं, एक सिंगल प्लेट के कारण पूछ रहे हैं। तो सिंगल प्लेट के कारण क्या होगी, तो क्यूब में कितनी प्लेट होती है, 6 प्लेट। क्यूब एक आपका जो क्यूब बना था वो कितनी प्लेट से मिलकर बना था, 6 प्लेट से, या आप ये कह सकते हो 6 सरफेस से। तो 6 सरफेस से मिलके आपका एक क्यूब बना था, मतलब 6 स्केयर का यूज करके, 6 प्लेट का यूज करके आपका एक क्यूब बनता है। तो एक क्यूब के कारण आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। पूरे क्यूब के कारण आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो प्लेट के कारण क्या होगी, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि एक क्यूब का 6वां हिस्सा है, एक क्यूब का 6वां हिस्सा है, ठीक है ना। वैसे तो एक क्वेश्चन के फॉर्म में समझाना चाहिए, लेकिन हम अभी क्वेश्चन वाली वीडियोस बना नहीं रहे हैं, लेकिन इसलिए मैं आपको इधर समझाने की कोशिश भी कर रहा हूं, ठीक है ना, कि ये क्वेश्चन में आपको अगर प्रॉब्लम अब नहीं आएगी। बस आपको क्या करना है, चार्ज को क्लोज करना है, क्लियर है, ठीक है ना। एक बार फिर से छोटी सी एक रिवीजन 30 सेकंड की। सेमी सर्कुलर बॉल थी, हेमी स्पेयर था, तो पूरे स्पेयर के लिए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट थी। हेमी स्पेयर के लिए क्या होगी, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सेमी सिलेंडर है तो सेमी सिलेंडर ओपन होता है, तो उसको क्लोज करने के लिए आपको सेम उसी साइज का सेमी सिलेंडर और रखना होगा। तो पूरे सिलेंडर के लिए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो और सेमी सिलेंडर के लिए क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्योंकि अब आपने एक पीस और डाला। प्लेट के कारण पूछे आपको, तो क्यूब के कारण आपको पता है, क्यूब एक क्लोज सरफेस है, तो उसके कारण आपको पता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और प्लेट जो है आपका वो क्यूब का ही 6वां हिस्सा होता है, तो पूरे क्यूब के कारण क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो प्लेट के कारण क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे आप प्रैक्टिस कर लेना अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो हो जाएंगे चीजें, क्लियर है। तो ये था यार सारा कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अपना कैपेसिटर। इसको आप आराम से, अब आपका इसका इसके स्क्रीनशॉट को अच्छी तरह देखना। अच्छा, एक चीज रह गई थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, कि जो मैंने कहा था ओरली आप लिख लेना। जो टॉर्क का फॉर्मूला है, इसमें आपसे दो कभी कभी चीजें पूछ लेते हैं, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होता है जब पी वेक्टर और ई वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो।
पी वेक्टर और ई वेक्टर जब आपके सेम डायरेक्शन में हो, मतलब पी वेक्टर और ई वेक्टर आपके जब पैरेलल हो, मतलब सेम डायरेक्शन में हो, थीटा आपका जीरो हो, थीटा आपका जीरो हो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। और जब आपका थीटा 180 डिग्री हो, मतलब पी वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है, ई वेक्टर आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना। जब पी वेक्टर और ई वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और जब सेम डायरेक्शन में हो दोनों तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। क्लियर है? तो ये चीजें आप याद रखना, ठीक है ना। कभी कभी पूछ लेते हैं कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है डाइपोल का और स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है थीटा जीरो पे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है 180 पे, 180 डिग्री पे। क्लियर है? तो ये चीजें थी। तो ये था यार ओवरऑल सब कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। अब आप क्या करना है, पूरे लेक्चर की जो पहली स्लाइड, जो पहला लेक्चर हमने लिया था, और इस स्लाइड को आप अच्छी तरह पहले रिवाइज करना, उसका क्वेश्चन में से, प्रीवियस क्वेश्चन में से सीखना स्टार्ट करना कि हमें कैसे करना है। क्लियर है? तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक गुड बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। ठीक है ना? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो।